करते हो तुम लोग? साइट्स सिंस 1971, सेकंड स्टेटमेंट दे देगा। Do you have to remember the name of the birds and species? Absolutely not. Not exactly for CLAT, okay? They don't. Magadi Kere Conservation Reserve again is करने में मदद मिलती है। ठीक है। फिर आपको कायरावती बर्ड सेंचुरी दिखाई देगी फॉर ऑल द स्पीशीज ऑफ द बर्ड्स एंड लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट। नाउ यू सी, कायरावती अगर क्वेश्चन में रहेगा, स्टेट्स ऑप्शन में रहेंगे तो फिर भी आप गैस कर सकते हो बिकॉज ये नाम
part of it. Intergovernmental treaty है that provides framework for the conservation and wise use of wetlands and the resources. Main aims of Ramsar Convention is to protect the biological diversity. Now this will go in your notes. So you will write it like this. Ramsar Convention, simple. Ramsar Convention is formed in 1971. It's an intergovernmental, you will find treaty, not organization, but it is an intergovernmental treaty. Okay. As leading, you can say, baton bearer of sustainable development goals and everything, right? Country which takes states यूपी, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा साइट
Is it still lagging now? I think it's clear now. All right, it was because of the network I get, I guess. तो सही हो जाना चाहिए। सही है ना? अभी कोई टेंशन नहीं ना? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ पे बस देखो एमसीक्यूज ही एमसीक्यूज है। तमिलनाडु में हाईएस्ट साइट्स हैं जो कि इंडिया की एडेड है। उसके बाद सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश है। इंडिया ने 1982 में इस कन्वेंशन को क्या किया, रेटिफाई किया। और वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाते हैं। ये ऑलरेडी क्लैट में आ चुका है। ये वर्ल्ड वेटलैंड डे पे क्वेश्चन आ चुका है। लेकिन इस बार की थीम जो है वो याद कर लेंगे, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन बीइंग 2024 की थीम है। अब 2023 की जो भी थीम है वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं रह गई है, 2024 की थीम हमारे लिए ज़रूरी है। राइट। रामसर कन्वेंशन में एडिशनल क्वेश्चन क्या आ सकता है कि कौन सी कंट्री के मैक्सिमम नंबर ऑफ साइट्स हैं? तो यूनाइटेड किंगडम की मैक्सिमम नंबर ऑफ साइट्स हैं। सेकेंड नंबर पे अपने को मेक्सिको दिखाई देगा। तो अपन ये वाले फैक्ट लिख लेंगे, दैट कंट्री कंट्री जिसकी मैक्सिमम साइट्स है। तो हम कंट्री जिसकी मैक्सिमम साइट्स है वहाँ पे लिखेंगे यूके। और सेकंड नंबर पे मेक्सिको। ऐसा शॉर्ट नोट बना लिया। कितनी साइट्स हैं लिखने की ज़रूरत नहीं है अपने को। लेकिन लार्जेस्ट एरिया की अगर हम बात करें, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसका लार्जेस्ट एरिया रामसार कन्वेंशन के अंदर प्रोटेक्टेड होता है? अब एरिया और साइट्स में डिफरेंस होता है ना, आप समझ सकते हो। देखो यूके इतनी छोटी सी कंट्री है, फिर भी उसके अंदर 175 साइट्स हैं। अब वो साइट्स का टोटल एरिया कितना है? दैट इज द एरिया वाइज। तो एरिया वाइज इट इज़ बोलीविया। एरिया वाइज इट इज़ बोलीविया लार्जेस्ट। एंड नंबर ऑफ साइट्स के हिसाब से इट इज़ यूके। ये चीज़ आप याद करेंगे, ठीक है, जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब कनाडा, चाड, कॉन्गो एंड रशियन फेडरेशन ऑल्सो ईज डेजिग्नेटेड 1 लाख/किलोमीटर। तो आपको ये कंट्रीज दिखाई देंगी कि इन कंट्रीज़ का मैक्सिमम एरिया जो है वो क्या है, कवर्ड है। तो रशिया हो गया, कॉन्गो, चाड और कनाडा। नाउ ये हो गया हमारा रामसर कन्वेंशन के ऊपर बेसिक फैक्ट खत्म। जो आने की संभावना है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो बनेंगे वो यहाँ से बनेंगे, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेंगे, या टोटल नंबर ऑफ साइट्स जितनी ऐड हुई है। ठीक, तो छोटे से सिंगल पेज में आपका ये रामसर कन्वेंशन का नोट्स खत्म हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा स्पेस अपनी कॉपी में छोड़ के रखिएगा, बिकॉज हो सकता है इस साल के एंड में हो सकता है कि आपको अक्टूबर नवंबर के मंथ में और साइट्स ऐड होते हुए दिखाई दें। तो ये चीज़ आप अपनी कॉपी में इसको जगह बना के रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया? कोई प्रॉब्लम इसमें? क्या ही प्रॉब्लम होगी? अच्छा, इसके आपकी शॉर्ट शॉर्ट नोट ज़रूर कवर कर लीजिए। ठीक है, बना रहे हैं ना नोट साथ में, कि आपको लिखते हुए ले चलूँ? बनाते रहिएगा, लिखते रह चलिए, बस सिंगल सिंगल लाइन में। देखिए, आपको करंट अफेयर्स की क्लास में क्या करना है, सिंगल लाइन में नोट करिए। ठीक है, ओनली सिंगल लाइन। अब देखिए यहाँ पे मैंने पीडीएफ में वैसे आपके लिए ऐड किया है एक मैप वर्क। ये इसको आप बस एक बार जस्ट गो थ्रू इट वंस, मतलब देखिए, कोशिश करिएगा। अब क्या है, सबसे ज़्यादा साइट्स हमने कहाँ की पढ़ी? हमने सबसे ज़्यादा साइट्स पढ़ी तमिलनाडु की। तो ज़रा एक बार तमिलनाडु को लोकेट करते हैं। तो तमिलनाडु अपने पास आ गया ये वाला इलाका। अब तमिलनाडु में साइट्स देखते हैं कौन कौन सी है। तो ये वेदांतंगल, कारिकली, ठीक है, और उसके बाद पलीकरनाई, पीचावरन, ठीक है। इस तरीके से एक बार क्या करिएगा, आप नाम देख लीजिएगा। BS इज बर्ड सेंचुरी, ठीक है। CR इज क्रिटिकल रिजर्व, L इज लेक। तो आप कोशिश करिए लेक पे ज़्यादा फोकस करिए। जैसे अब आपको दिखाई देगा कि उड़ीसा में 2 लेक हैं, एक तामपारा लेक है, एक चिलिका लेक है। ठीक है, फिर आपको अनुसूपा लेक भी दिखाई देगा। कहाँ पे? उड़ीसा में। तो लेक्स आप कोशिश कर सकते हैं। लोनार लेक है। अब लोनार लेक कहाँ पे? यू विल फाइंड इट इज़ इन महाराष्ट्र। ठीक है। फिर देखिए थोल लेक। वेयर इज थोल लेक? थोल लेक इज इन गुजरात। फिर आ रहे हैं नंदा लेक पे। वेयर इज नंदा लेक? सो यू विल फाइंड इट इज इन गोवा। फिर आप आइए इधर, सस्थम कोट्टा और अष्टमुदी लेक। सस्थम कोटा और अष्टमुदी लेक कहाँ पे? केरला में। ठीक। और अच्छा, क्या ये क्लैट में आता है? नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आए, लेकिन जनरल इन्फॉर्मेशन तो है ये लेक के बारे में। आपकी मैप के ऊपर अंडरस्टैंडिंग भी इम्प्रूव होती है। सांबर लेक देखिए कहाँ पे है? राजस्थान में। फिर इसी तरीके से आपको नावर झील दिखाई देगी, वो भी वही है, उत्तर प्रदेश की बात है। फिर आपको सुर सरोवर, साख्या सागर। तो सागर वाले जो भी है ये आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड डैम्स हो सकते हैं, है ना।
ये डैम्स हो सकते हैं। फिर आप देखेंगे आपको हरिके बहुत प्रोमिनेंट है, जो हमेशा नाम रहता है हरियाणा में, ठीक है। और वुलार लेक जम्मू कश्मीर में, सोरिनसार मानसार लेक ये कहाँ पे है, अगेन जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और फिर रेणुका लेक, वेयर इज रेणुका लेक, सो रेणुका लेक इज इन हिमाचल प्रदेश, यू विल फाइंड, ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा टाइम बिताइएगा, आपको काफ़ी नाम जो देखो कायरावटी ऐड हुई है इस बार, अनका समुद्रा ऐड हुआ है, ठीक है, मगादी केरे ऐड हुआ है, लॉन्गवुड शोल ऐड हुआ है, और अघानाशिनी ऐड हुआ है। तो ये चीज़ पे थोड़ा समय बिता के अंडरस्टैंड कर लेंगे। क्या हम याद कर पाते हैं सब चीज़? नहीं। लेकिन जैसे यशवंत सागर है, साख्या सागर है, सूर सरोवर है, ठीक है, और एक डैम और था हीराकुड है। ये मेजर रिवर्स हैं और इनमें डैम्स भी हैं इंपॉर्टेंट बड़े बड़े। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, राइट। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। स्कीम वाले पार्ट को अभी 1 मिनट बाद में करेंगे, विल डू दैट अ लिटिल लेटर। लेट अस कम टू दिस पर्टिकुलर फैक्ट। यूरोपियन यूनियन हैज पास्ड अ लॉ, राइट, यूरोपियन यूनियन हैज पास्ड अ लॉ ऑन नेचर, farmers fear red tapeism. Anybody has any clue about what is red tapeism? What is the meaning of red tapeism? Any clue about red tapeism? Red tapeism is a word that signifies that you are being not delaying. No. All right. So what does the color red indicate to you? Now I'm going to help you in forming common sense based opinions. What does the color red indicate to you? Official, right? Teachers can write with red pen. You cannot write with red pen. I think this basic manner, or you can say this general knowledge thing, school teachers must have given you. Why don't they encourage students to write with green and red colors pens, and they promote, they only ask you to have a black and a blue pen, right? They don't ask you because red pens have to be used by teachers who are the official administrative positions, and then green pen is to be used by officers. So you will find that principals usually sign using green pen. They don't use red pen. Teachers use red pen. Now, red tapeism also indicates that you will be under the purview or vigilantism by the government. So, when the laws and regulations are made in such manner that it starts to affect your daily business, your daily conduct of activities, and it's too much intrusion of the state into your daily activities, that it takes away certain freedoms that you enjoy, right? Your freedom of choice, your freedom to trade, then that activity is called as red tapeism. So too much vigilantism or overwatch or regulation by the government indicates red tapeism. Now, too much over regulation and overwatch, red tapeism, sometimes if the government is not ethical, if the government is not full of integral and moral values, might also lead to enhanced instances of corruption, right? If government is interfering too much into business activities, then definitely government is corrupt and taking money for that matter, right? Now understand, engaging too much into business activities and promoting business activities both will be very different, okay. Engaging into business activities means that interfering with the deals of the business activities. Wherever these private businesses are conducting deals, government is involved, then that indicates that red tapeism is there in business sector, and government is also corrupt. But promoting business activities, how can we differentiate between the two? So if a government allows a particular company to have easy loan at smaller interest rate, if that business company is going to invest in development of any public infrastructure, right, any infrastructure where public at large can be affected, and government is providing you subsidized loans or everything, then that is like promoting the business activity. Where government is saying that okay, we'll help the private company to have skilled labor force, then that is like promoting the business sector. But now when the government starts to interfere into where that investment land will be bought,
right? Who would be the entitled beneficiaries and everything. That's like interfering with the business activity. You also should know that government is never a profit making body. We know it for sure that government is not a profit making body. And that too, in a socialist country, government will never be a profit making body. So see the kind of protest that is going on in India when it comes to farmers, when it comes to farmers, and the kind of protest that is going on in European Union when it comes to farmers, both are very similar and both are very different also. In India, what is the demand of the farmers? Large scale farmers, what are they demanding? They are demanding basic income guarantee. They are demanding basic income guarantee, and they are also demanding assurances from the government that their produce will be bought off, right? It will not be wasted. Which means in India, farmers are demanding government regulation, government regulation for income security, right? Farmers in India are demanding income security via government regulation. That's the demand of farmers of Samyukt Kisan Morcha, that organization which started this farmer protest in 2022. But if you look at European Union, the law versus the protest, the concept is very different. In European Union, what European Union is trying to do is, because there has been widespread clearance of forest. There is widespread clearing of forest, particularly Mediterranean forest by countries of European Union. Now, why are they clearing forest? So they are clearing, but why, sir? But why reintroduction of Land Acquisition Act? है क्या? Reintroduction of Land Acquisition Act? ये कहाँ से आ गया? Land Acquisition Act has already been. This was the demand of farmers. अरे I don't know where you have read that this was the demand of the farmers. Land Acquisition Act is an old issue. First Amendment Act और इन सबसे related है. भाई ये पढ़ा होगा बट उसका कनेक्शन वो हिस्ट्री से समझा रहे होंगे, तुमने उसको प्रेजेंट में रिलेट कर दिया. गिव मी दैट आर्टिकल, ओके, आई एक्सप्लेन दैट. बट we are not talking about farmers protest. So again I am saying that डाउट्स भाई जो टॉपिक से रिलेटेड हो थोड़ा वैसे पूछो, मेरे व्यूज़ मत जानने की कोशिश किया करो. अभी मैं ये बता रहा था कि जो इंडिया का जो फार्मर प्रोटेस्ट है और यूरोपियन यूनियन का जो फार्मर प्रोटेस्ट है उसमें डिफरेंस देखिए. यूरोपियन यूनियन में जो लॉ लाया गया है वो लॉ इसलिए लाया गया है क्योंकि वहाँ पे कोशिश की जा रही है कि जो वाइड स्प्रेड क्लियरेंस ऑफ फॉरेस्ट है उसको रोका जाए. तो ये जो बड़े बड़े किसान हैं वहाँ पे, कहाँ पे, यूरोपियन यूनियन में, जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, उनको यूरोपियन यूनियन ये कह रहा है कि आपको अपने ज़मीन का 1/5 हिस्सा पेड़ पौधा लगाना पड़ेगा, एफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा. क्योंकि मेडिटेरेनियन के जंगलों को काटने की वजह से वहाँ का वेदर सिस्टम डिस्टर्ब हो गया है, जिसकी वजह से वहाँ पे कभी कभी फॉरेस्ट फायर देखा जा रहा है ड्रॉट की स्थिति में, और या अचानक से बाढ़ देखी जा रही है, जैसे लंदन में हुआ, अचानक से रेनफॉल देखी जा रही है. इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि वहाँ पे पेड़ नहीं बचे हैं या पेड़ बहुत तेज़ी से काटे जा रहे हैं. और जो टिम्बर का सेल परचेज है, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें वुड ड्रिवन होती हैं, तो ये भी स्टेट क्या है, कोशिश कर रहा है फार्मर्स को ये बोलने की कि तुम्हारे पास जो ज़मीन है उसके 1/5 हिस्से में तुम क्या कर दो, मैंडेटरली कल्ट तुम्हें क्या करना है, पेड़ लगाने हैं. और इंडिया और वहाँ के फार्मर्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं कि गवर्नमेंट हमको ना बताए कि मुझे मेरी ज़मीन के साथ क्या करना है क्या नहीं करना है. ठीक है, राइट. तो यहाँ पे ये दोनों केस में बस डिफरेंस क्या है कि इंडिया के किसान रेगुलेशन डिमांड कर रहे हैं जिसकी रिक्वायरमेंट इनकम सिक्योरिटी है, जिसका एजेंडा इनकम सिक्योरिटी है. वहीं यूरोपियन यूनियन के जो किसान हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट कानून बना रही है उनके लिए. ठीक है, और वो नहीं चाहते कि गवर्नमेंट उनको रेगुलेट करे. तो ये है यूरोपियन यूनियन पासेस अ लॉ ऑन नेचर, फार्मर्स फियर रेड टेपिज्म. ठीक, ये प्रोटेस्ट चल रहा है पूरा, आपको ये जनरली ये पता होना चाहिए. लेकिन ये यूरोपियन यूनियन का ने लॉ पास कर दिया, पर क्या ये लॉ बन जाएगा यूरोपियन यूनियन में?
तो यूरोपियन यूनियन के अंदर जब किसी चीज़ को लॉ बनाना रहता है तो हर एक मेंबर कंट्री का उस लॉ पे राटिफाई करना ज़रूरी रहता है, तभी वो अक्रॉस ऑल यूरोपियन यूनियन मेंबर्स क्या होता है, एनफोर्स किया जाता है। ठीक ठीक है। इसको यूरोपियन यूनियन अपनी ग्रीन पॉलिसीज़ के नाम से बोल रहा है, बिकॉज आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन के पास भी प्रेशर है क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन के अंदर, यूएनएफ ट्रिपल सी जिसको बोलते हो आप, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर उसको भी कार्बन न्यूट्रल होना है 2050 तक। अब 2050 तक कार्बन न्यूट्रल होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास कार्बन सिंक करने के लिए प्रॉपर मैकेनिज्म हो। और कार्बन सिंक करने के लिए प्रॉपर मैकेनिज्म या तो पेड़ पौधा वृक्षारोपण है, दैट इज एफॉरेस्टेशन है, या ओशन रिसोर्सेज को इस तरीके से इस्तेमाल करिए जिसको हम कहते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कि कार्बन को आप एब्जॉर्ब करिए और उसको ओशन बेड के नीचे क्या कर दीजिए, ट्रांसपोर्ट कर दीजिए, तो कार्बन वहीं पे परमानेंटली ट्रैप रहेगी। दोनों तरीके में कॉस्ट इफेक्टिव तरीका प्रकृति के लिए जो लॉन्ग टर्म अच्छा है वो क्या तरीका है, वृक्षारोपण। तो वहाँ पे ये चीज़ है। ठीक है। तो अगेन यहाँ पे आपको दिखाई देगा रूट कॉस्ट क्या है, जमीन। जमीन किसकी है, इंडिविजुअल फार्मर की है। उस पर वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो कौन डिसाइड करेगा, वो फार्मर डिसाइड करेगा। इंडिया में क्या है, इंडिया में भी ज़मीन फार्मर की है, लेकिन ये ज़मीन आपको इतिहास के 1960 से लेके 1967 का वो टाइम नहीं पता है जब इंडिया में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। बड़े बड़े किसानों की, बड़े बड़े ज़मींदारों की ज़मीनों को लेके छोड़ उसमें काम करने वाले, मजदूरी करने वाले या किसान लोगों को वो ज़मीन ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी गई थी। तो ये इंडिया में मुमकिन इसलिए हो पाया क्योंकि हम लोग सोशलिस्ट स्टेट हैं और लैंड एक रिसोर्स है जिसके ऊपर कंट्रोल किसका रहेगा, स्टेट का रहेगा। यूरोपियन यूनियन के अंदर प्रिसाइसली वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज आर इंडस्ट्रियली मोर प्रोफाउंड, मोर रिच, मोर डोमिनेटिंग वॉइस विद इन यूरोपियन यूनियन, एंड दे ऑल आर कैपिटलिस्ट। Eastern European countries are also metamorphosizing itself or themselves just the way India is. Because Eastern European countries are under the influence, were under the influence of Soviet Russia. Okay. Some sort of socialism is there, but they are also transfusing towards capitalism. The same trend that you will find in India to be taking up. I mean, that trend is also there in India. We are also shifting gears from perfect socialism to partial capitalism. Okay? So you have to read this particular news simply in that context. Single slide है। अब आप इसको गूगल करेंगे, so there are a lot of topics, a lot of articles that would come up for your fun reading. You can read it. This is a proposed legislation, but now such debates, because you see it's not only about protest, right? It's about right. In critical reasoning they can give you passages where right to protest will be there. Then some sort of problems of European Union will be there. So European Union right now is facing a lot of problem. The biggest problem and the common problem is with respect to migration, right? A lot of people who are trying to take refuge in European Union, and most of the European Union countries are trying to send these refugees away because there is no more space. The second is the import of cheap Asian products, right? So Asian economies are producing rice, wheat, gram, lentils, peas, then whatever protein intake or wheat and rice intake European Union has, they have the possibility of taking it for a very low price from Asian economies. If they do so, if they do so, naturally the farmers of European Union countries, whatever they produce, is available at a higher price. Now consider it from the point of view of European Union consumer. He has two bags of rice. One bag costs him €1. The other bag costs him €7. €1 is the imported one because it has been imported, let's say, from China, India, Indonesia. The other bag is from a farmer company based in France. What will he buy? So if he really is about European sentiment,
then he'll go for the France bag. But he is a middle class person in European Union country, then he'll go for the cheap imported one. So this is also the ground of protest of these farmers, where they are asking European Union to restrict what? To restrict import of cheap farmer produces from Asian economies. Now, amidst this, what you have to understand as a CLAT aspirant is that, is this debate really significant for India? Yes, absolutely. Because India and European Union are negotiating for a free trade agreement. India and European Union are negotiating for a free trade agreement. Now, free trade agreement indicates that the cost that European Union countries are paying for farmer produces, right, from India, it will also go away. अभी यूरोपियन यूनियन के मान लो तुम 100 रुपए में उनको बेचते हो, यूरोपियन यूनियन इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है उस पर 50 रुपए की, तो 150 रुपए में वो गेहूं का बैग वहां पे मिल जाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर में बात कर रहे हैं। पर जब तुम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लोगे, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किन कमोडिटीज पे करते हैं? म्यूचुअली बेनिफिशियल कमोडिटीज पे करते हैं। हमको यूरोपियन यूनियन से जो चाहिए, यूरोपियन यूनियन ऐसे प्रोडक्ट्स पे एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएगा, और यूरोपियन यूनियन को हमको जो बेचना है, यूरोपियन यूनियन कुछ चीज़ें हमको बेचना चाहता है, तो हम यूरोपियन यूनियन हमसे बोलेगा कि आप उसमें इंपोर्ट ड्यूटी मत लगाइए, क्योंकि अगर इंडिया इंपोर्ट ड्यूटी लगा देता है तो वो चीज़ कंट्री में कम आती है, लोग कम खरीदते हैं। तो यूरोपियन यूनियन क्या एक्सपेक्ट करेगा तुमसे कि तुम इंपोर्ट ड्यूटीज अपनी गिरा दो। ठीक है, इंडिया क्या यूरोपियन यूनियन से एक्सपेक्ट करेगा कि कुछ कमोडिटीज हम जो तुमसे खरीदते हैं उसकी एक्सपोर्ट ड्यूटीज तुम कम कर दो। दोनों ही म्यूचुअली वो होने चाहिए। तो यूरोपियन यूनियन को तुमसे क्या चाहिए? यूरोपियन यूनियन को तुमसे गेहूं चाहिए, चावल चाहिए, अनाज चाहिए। ठीक है, तो उसमें यूरोपियन यूनियन तुमसे क्या बोलेगा कि एक्सपोर्ट ड्यूटीज अपनी प्लीज वीट राइस पे कम कर दीजिए। करेक्ट है। तो अगर इंडिया ने एक्सपोर्ट ड्यूटीज वीट राइस पे कम कर दी बेटा, तो यूरोपियन यूनियन तो सस्ते में मंगा लेगा। तो यूरोपियन यूनियन के किसान कहाँ जाएंगे? उनको दिक्कत होगा ना, उनका प्रोड्यूस तो महंगा बिकेगा। तो ये एस्पेक्ट आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए कि अगर यूरोपियन यूनियन के किसान चीप इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स को प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इट विल इनडायरेक्टली अफेक्ट द नेगोशिएशन ऑफ इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। माइग्रेशन एक प्रॉब्लम है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक प्रॉब्लम है, क्लाइमेट चेंज तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यूरोपियन यूनियन में। क्यों? क्योंकि इनकी ज्योग्राफी की वजह से। किसकी वजह से? इनकी ज्योग्राफी की वजह से। देखिए ये सभी कंट्रीज, मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज लाई विद इन द टेम्परेट रीजन ऑफ द प्लानट, है ना। अब टेम्परेट रीजन ऑफ द प्लानट में क्या बुरा प्रभाव पड़ रहा है? देखिए कोल्ड कंट्रीज हैं, ठंडी कंट्रीज हैं सारी। अब ठंडी कंट्रीज को आदत नहीं है वहाँ पे, वहाँ की जीवन शैली ऐसी है कि वो चीज़ों के साथ ठंडे टेम्परेचर टेम्परेचर कम वाली चीज़ों के साथ, जैसे आप यूरोपियन यूनियन में लोगों को देखेंगे अक्सर जैकेट पहने रहते हैं। जैकेट पहने रहने का मतलब ये है कि वुलन प्रोडक्ट्स का अच्छा खासा व्यापार होगा वहाँ पे, राइट। तो अब गर्मी बढ़ जाएगी वहाँ पे, तो वुलन प्रोडक्ट्स का डिमांड कम हो जाएगा, कॉटन प्रोडक्ट्स का बढ़ जाएगा। तो ये सारी ट्रांजिशनिंग चीज़ें हैं क्लाइमेट चेंज की, जो यूरोपियन यूनियन में बहुत भारी संख्या में दिक्कत कर रही है। और वहाँ के जंगलों में भी तो आग लग जा रही है, वहाँ के जंगलों में भी अचानक से गर्मी के टाइम पे आग लग जा रही है। दे आर, और वाटर क्राइसिस भी हो जा रही है। वाटर क्राइसिस की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से फूड क्राइसिस भी हो गई। अब यूरोपियन यूनियन में क्लाइमेट चेंज हुआ, फॉरेस्ट क्रॉप फेल कर गई, तो लोकल किसान जो है वो तो अपनी उसका जो भी उसने पैदा किया है उसके तो कॉस्ट चाहेगा, तो वो प्राइस और बढ़ा देगा। अब ऐसे केस में हर व्यक्ति यूरोपियन यूनियन का वो कमोडिटी खरीद नहीं पा रहा है, तो वो देखेगा किसकी तरफ? साउथ एशियन कंट्री की तरफ, कि भाई तुम सस्ते में हमें दे दो। अब साउथ एशियन कंट्री ने सस्ते में दे दिया, तो ये किसान सड़कों पे ट्रैक्टर लेके गोबर निकालते हुए आंदोलन करने लगते हैं। तो यही कुछ चलता है। तो ये एक ट्रेंड है जिसके बारे में आपको क्या होना चाहिए? एक एक अंडरस्टैंडिंग, एक अवेयरनेस होनी चाहिए थोड़ी बहुत। समझ में आया ना? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? चलो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो ये रीड कर लीजिएगा, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा इससे। इसके बाद अगले टॉपिक पे आते हैं। अच्छा,
ये वाला टॉपिक जो है ये थोड़ा बहुत यूथेनेशिया से क्या, थोड़ा बहुत क्या, पूरा यूथेनेशिया से ही मिलता जुलता है. इट इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ यूथेनेशिया. कैन एनीबडी एक्सप्लेन मी व्हाट डू यू नो अबाउट यूथेनेशिया? व्हाट इज यूथेनेशिया? कोई भी, एनीबडी? यूथेनेशिया नाम सुना है, ये टर्म सुना है कभी आपने? विल ऑफ डाइंग, विलिंगली सुसाइड. अच्छा. हाउ द पर्सन विल डाई? असिस्टेड, किसी की मदद से. ठीक है, और दैट शुड बी अ पेनलेस डेथ. ओके. इफ, नो 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 आदित्य, the death should be painless or not. Before that, we need to settle this position whether death will be allowed or not. If death is allowed, then what will be the manner of that death is a second question. Harshvardhan says legal suicide, death through life taking drugs. All right. So there are two types of euthanasia. Euthanasia means self killing. Euthanasia means self killing. Now there are two types of euthanasia. One is active euthanasia, the other is passive euthanasia. Killing actively, killing inactively. Basic difference. So in active euthanasia, you inject a drug into the person's bloodstream by way of injection, by way of oral drug, by way of syrup, whatever, right? Through IV injections, whatever it is. And the person slowly, slowly dies, right? So it's like administering poison, administering poison. This is active euthanasia, active taking away of life, actively taking away of life. The other aspect is passive euthanasia. Now, passive euthanasia is inactive way of taking a life. So, if some person is lying on a life support system, which means ventilators, right? The person is hopeless. I mean, he can't recover. Doctors have stated that as soon as they'll take away the ventilator, the person will die. Now, when you take away the life supporting systems and the person dies, is passive euthanasia. Subtle difference between active and passive. So, in active euthanasia and passive euthanasia, what is the common thing? The common thing between both of these two types of euthanasia is that you are suffering from a particular problem, a disease, infection which is incurable. First, second, there are very less hopes that with that type of infection and disease you will continue for a long time. Third, it is causing you immense pain. It is causing you immense pain. You cannot take it up, right? And the fourth aspect that is common is that both of these things have to be done with the consent of the person whose life is being taken away. With the consent of the person whose life is being taken away. Now, in legal concept, in legal concept, that consent has to be given by me. Consent has to be given by me. But if I am not in a position to give the consent, then my consent will be shifted to the person who can give the consent on my behalf. So let us say that I am, touch wood, I met with an accident and I'm not able to sign the form. Then I'm a major, so I'm not able to give consent that मेरी kidney निकाल दो because it is damaged. Then my consent is shifted to my guardian. So my guardians can give the consent on my behalf, isn't it? My guardians can give the consent on my behalf to operate me in that way. And they are acting in good faith. Let us say during that operation I die. Then you will not say, I mean, no FIR can be lodged against the parents of that particular patient
under culpable homicide not amounting to murder. You can't do that because that person who gave the consent in good faith to protect you, not to kill you, right? Because of some medical negligence or any, because your body could not take up that much amount of antibiotics or anesthetic drugs or whatever it is, you died. So that's not their fault. Now, similar concept is also there when it comes to active and passive euthanasia. First things first, France is the first country, I mean, not the first country, is one of the first countries in the world to take one major step, give constitutional protection to right to abortion very recently. This is in the month of March. फ्रांस ने राइट टू अबॉर्शन को फंडामेंटल राइट्स के अंदर, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकारों के अंदर इंक्लूड करा है। और ये दुनिया का पहला ऐसा देश है, इट्स तक दुनिया की पहला ऐसा देश है। अब देखिए फ्रांस को देखिए और अमेरिका को देखिए अबॉर्शन राइट्स के ऊपर। अब सिर्फ बात अबॉर्शन राइट्स की नहीं है, बात रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी की है। याद रखिएगा, बात रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी की है। और रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी किसकी? हस्बैंड वाइफ की या सिर्फ वाइफ की? ये ट्रेंड है, ये डिबेट का ट्रेंड है। रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी जब हस्बैंड वाइफ की इंपॉर्टेंट है तो अमेरिका की तरफ देखने वाला होता है कि महिला अकेले अपने बच्चे को नहीं मार सकती। महिला कैन नॉट अलोन डिसाइड कि वो बच्चे को पालेगी कि नहीं पालेगी। आप उसी जगह पे इंडिया में भी आ जाइए, राइट? इंडिया में भी आ जाइए, तो इंडिया में भी अबॉर्शन इतना फ्री नहीं है, इतना इजी नहीं है, कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। आपने देखा है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एक एक्ट है जिसने टाइम पीरियड में बांट रखा है चीज़ों को। 0 से 12 महीने में क्या करेंगे, 12 से 20 महीने में क्या करेंगे, 0 से 12 हफ्ते में, 12 से 20 हफ्ते में, 20 से 24 हफ्ते में, और 24 हफ्ते के बियॉन्ड। तो आपने देखा कि एक जगह कंसेंट नहीं चाहिए, एक जगह सिंगल डॉक्टर की चाहिए, फिर 2 डॉक्टर की चाहिए, फिर एक मेडिकल बोर्ड की चाहिए, उसके बाद इम्पॉसिबल है, उसके बाद कोर्ट ही गाइडलाइन दे सकता है। तो ये दिखाता है रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी एक तरफ है महिला की, और एक तरफ है मैट्रिमोनियल राइट्स ऑफ हस्बैंड। दो तरह के अधिकार है जिनको बैलेंस करना चाहिए। ये हमारा जूरिस्प्रूडेंशियल लॉ का कॉन्सेप्ट होता है। अब फ्रांस ने जब राइट टू अबॉर्शन को एक राइट की तरह रिकॉग्नाइज कर लिया तो फ्रांस रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी ऑफ वुमेन को ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट जब ऐसा करता है अमेरिका में, जब राइट टू अबॉर्शन को खत्म कर देता है, तो वो रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी ऑफ दाम्पत्य जीवन, मतलब हस्बैंड वाइफ, उसको इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो ये चीज़ को अपने दिमाग में रखिए पहले तो, कि हाँ इस तरह के दो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं पूरी दुनिया में जो कि अब राइट टू अबॉर्शन को डिबेट कर रहे हैं और अलग अलग स्टैंड ले रहे हैं। और फ्रांस ने जनवरी में क्या किया था, एक इमानुएल मैक्रोन ने, अब देखिए जाहिर सी बात है, मैं आपको बताऊं इमानुएल मैक्रोन इस तरह की चीज़ें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब आप फ्रांस की पॉलिटिक्स को थोड़ा सा समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि इमानुएल मैक्रोन अब दोबारा प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, है ना। इमानुएल मैक्रोन का जो 2 बार का टर्म था, 2-3 बार का टर्म था आई गेस, वो उनका कंप्लीट हो गया है, वो दोबारा राष्ट्रपति नहीं बन सकते। तो वो जाते जाते एक अपनी इमेज ऐसी बनाना चाह रहे हैं जहाँ पे वो ये बोलें कि मॉडर्न राइट्स और मॉडर्न लॉज को हमने फ्रांस में रह के इनकॉर्पोरेट कराया है। यूरोपियन यूनियन में फ्रांस, फ्रेंच सिविलाइजेशन काफ़ी रेवर्ड है, रिस्पेक्टेड है, वैल्यूड है। बेल्जियम, डेनमार्क बाद में आते हैं, फ्रांस और यूके की क्रांति पहले आप पढ़ते हैं। तो वो ये मैसेज देना चाह रहे हैं, राइट। तो उन्होंने जनवरी के महीने में क्या किया था, उन्होंने ये बोला कि जो एक्टिव यूथेनेशिया है हमारे यहाँ पे, उसका अधिकार हम आपको दे दे रहे हैं। आई एम प्रोवाइडिंग यू द राइट ऑफ एक्टिव यूथेनेशिया ऑल्सो, राइट। एंड इन दैट एक्टिव यूथेनेशिया there are certain conditions that you have to fulfill, and if those conditions are fulfilled, then it has to go to a medical board which will examine it. If the medical board also evaluates it and gives you the permission that you can go for active euthanasia, then also you have 90 days ka time period. You have 90 days ka time period within which you can take away the consent if you want. So consent is for all sort of diseases which are incurable except neurological diseases. अगर किसी को सिजोफ्रेनिया है, एपिलेप्सी है, जिसको कहते हैं मिर्गी, फिट्स की बीमारी, तो वो
भाई मिर्गी की बीमारी वाले लोगों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, वो बीमारी इतनी बड़ी नहीं होती है जितना उसका सोशल हिस्टीरिया जितना बड़ा है। कोई अचानक से तुम्हारे आगे एकदम से जिसकी बॉडी शेक करने लगे, मुंह से झाग निकलने लगे, और उसको याद, एपिलेप्सी और जिसको फिट्स होता है उसको याद नहीं रहता है कि उसके साथ इतनी देर में क्या हुआ। कभी आप इनकाउंटर करेंगे फिट्स वालों को तो दो तीन चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि जब भी वो होश में आए तो कभी उसको फील मत कराइए कि कुछ हुआ था, अबे तुम ठीक हो ना, बिल्कुल भी नहीं। नॉर्मल रहिए, उसके साथ पानी पिलाइए, जस्ट टेल हिम दैट तुम्हें अटैक आया था। और तो उसके साथ आपको सेंसिटिव रहना पड़ता है, बिकॉज अगर उसको ये लगेगा कि यार उसने कुछ उटपटांग हरकत कर दी देर में, तो वो बहुत एम्बैरेसमेंट वाली चीज़ होता है। कहते हैं ना वो बीमारी दिमाग में बड़ी बन जाती है, उतनी बड़ी होती नहीं, क्योरेबल है। एपिलेप्सी को मेडिसिन के साथ क्योर किया जा सकता है, या कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा ये रहता है कि जब भी अगर किसी को फिट्स आ रहे हैं तो कभी भी उसको उसके उसका मुंह ऊपर करके उसको मत बिठाइए, क्योंकि मसल्स नहीं कंट्रोल में होती हैं आपके। जिसको मिर्गी आ रही होती है उसके मसल्स नहीं कंट्रोल में होती हैं। तो जो भी सलाइवा बनता है वो अगर आप मुंह ऊपर करेंगे तो वो उसकी सांस की नली में चला जाएगा, और वो उसके लंग्स को चोक कर देगा, वो मर जाए। राइट, सांस भी नहीं लेता है वो व्यक्ति। तो आपको उसका मुंह को नीचे रखना रहता है ताकि उसका जो भी बॉडीली फ्लूइड जो भी आए वो उसमें ना जाए, वो नीचे जाए। जैसे ये जनरल अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ है। कभी तुम ट्रेन में जा रहे हो, कभी तुम कहीं पब्लिक प्लेस में बैठे हो और अचानक से बगल में किसी को एपिलेप्सी के अटैक पड़ गए, तो लोग डर जाते हैं। पता है एपिलेप्सी को लोग कहते थे माता आ गई, भूत चढ़ गया, इस तरह के गाँव में बातें होती थी, भूत चढ़ गया है तो तांत्रिक के पास झड़वाने लेके जा रहे हैं। जबकि उसकी मेडिसिन होती हैं, मतलब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ों को पता होना चाहिए। जैसे अब किसी को अचानक से एक सीने में दर्द हो रहा हो, हार्ट अटैक की पोजीशनिंग बन रही हो, तो लोग पानी के छींटे मुंह में मारते हैं, पानी पिलाते हैं। तुरंत उसको एक फ्लैट प्लेस पे लेटाइए, उसके सीने में दर्द आ रहा हो तो अपना ये मुट्ठी जो रहती है उसकी चेस्ट पे दो तीन बार मारिए। क्योंकि क्या होता है, होता क्या है हार्ट अटैक में, आपकी जो वॉल्व होता है वो ब्लॉक हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल तेल जब वॉल्व है उसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, अब वो तेल की वजह से वो लॉक हो गया। ठीक है। अब जैसे तुम्हारे घर में नाली अगर जाम हो जाती है तो आपने देखा होगा सक्शन पंप आता है, उसको लगा के ऐसे ऐसे करते हैं, वो क्या करता है, ब्लॉकेज को खोलता है। तो वैसे ही जब आप चेस्ट पे मारते हो ना तो ब्लड फ्लो करता है अचानक से, तो वो ब्लॉक क्लियर होता है। ठीक है। हार्ट का जैसे क्यों मर जाता है आदमी हार्ट अटैक में, क्यों मर जाता है और तुरंत क्यों नहीं मरता, समय लगता है, 15-20 सेकंड लगता है आपके बाकी ऑर्गन्स डेड होने में, क्योंकि ब्लड का फ्लो जैसे ही कम होगा आपके ऑर्गन्स डेड होना स्टार्ट होंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि ब्रेन ना डेड हो। ठीक है। तो इसीलिए उसको रिससिटेशन कहते हैं, कि हाथ को ऐसे करके चेस्ट पे थंप कर रहे हैं, थंप कर रहे हैं, थंप कर रहे हैं, थंप कर रहे हैं। ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो आदमी की जान बचा ले जाती है। इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग, कॉलिंग एम्बुलेंस, हार्ट अटैक किसी को आया है, जब तक एम्बुलेंस आएगी तब तक व्यक्ति मर जाएगा। तो एपिलेप्सी, हार्ट अटैक, किसी को अचानक से हीट स्ट्रोक हो जाए, ठीक है, तो हीट स्ट्रोक हो जाए तो उसको आते से ही ठंडा पानी पिला दिए, बिल्कुल नहीं करना रहता ये सब। किसी को हीट स्ट्रोक हो, बेहोश हो गया है हीट की वजह से, तो उसके पाम्स को और उसके तालू को ठंडे पानी में डालिए। ठीक है, ठंडे पानी में डालिए तुरंत उसके ये इन सब सॉफ्ट पोर्शंस को। थोड़ी देर में आदमी नॉर्मल हो जाएगा, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। तो ये सब बेसिक चीज़ें होती है जो पता होनी चाहिए। बट मैं आ रहा था इस चीज़ पे, आपके असिस्टेड डाइंग वाले कॉन्सेप्ट पे। तो हमारे यहाँ पे इंडिया में पैसिव यूथेनेशिया अलाउड है। ठीक है। चाहे एनिमल्स हों, चाहे एनिमल्स हों, चाहे ह्यूमन लाइफ हो, पैसिव यूथेनेशिया अलाउड है। इंडिया में हाल फिलहाल में एनिमल्स के लिए एक नया मूवमेंट चालू हुआ है, जहाँ पे एक्टिव यूथेनेशिया, जैसे कैंसर हो जाता है कभी किसी पेट को, तो वो सफ़र नहीं कर पा रहा है, उसके लंग्स दब रहे हैं या उसका किडनी दब रहा है या कुछ भी दब रहा है, तो उसको एक्टिव यूथेनेशिया दिलवा देते हैं। लेकिन इंडिया में आदमियों के लिए, इंसानों के लिए एक्टिव यूथेनेशिया अभी भी अलाउड नहीं है। लेकिन फ्रांस ने एक्टिव यूथेनेशिया को क्या कर दिया है, लीगलाइज कर दिया है। और और फ्रांस में अभी तक एक्टिव यूथेनेशिया नहीं था, तो कहाँ जाते थे लोग, बेल्जियम जाते थे। अभी फ्रांस ने भी इस चीज़ को, एक्टिव यूथेनेशिया को अलाउड कर दिया। लेकिन मेडिकल बोर्ड से पूछना पड़ेगा, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के लिए नहीं है। और एक्टिव पैसिव यूथेनेशिया तो पहले से भी अलाउड था ही। तो बस आपको एक्टिव और पैसिव यूथेनेशिया के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। 2005 में इन्होंने पैसिव यूथेनेशिया को अलाउ किया था, 2024 में इन्होंने एक्टिव यूथेनेशिया को अलाउ कर दिया है। वेयर सर्टेन क्राइटेरियाज आर देयर, वो फुलफिल हो जाएगा, फिर आपको रीजनेबल टाइम दिया जाएगा सोचने के लिए, उसके बाद सोच लीजिए, सोच लिया तो ठीक, वरना आप चाहें तो उस टाइम पीरियड में अपनी मर्जी को बदल भी सकते हैं।
मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, मान लो किसी को एक्टिव यूथेनेशिया के लिए मेडिकल बोर्ड ने परमिशन दे दी, 90 डेज के अंदर अंदर में उसको अपनी कंसेंट को विड्रॉ करना है, 90 डेज के अंदर अंदर में उसने अपनी कंसेंट को विड्रॉ नहीं किया, अब डॉक्टर इंजेक्शन लेके खड़े हैं कि अब तो तुम्हें मरना पड़ेगा, क्या ये कॉमन सेंस तुम्हारा इस चीज़ को वाजिब बोलता है? इज इट वैलिड? If within 90 days in which I had to withdraw the consent, I did not choose to withdraw the consent. Okay? After 90 days, the doctors come and say that we have given the approval, you have also given the concept of active euthanasia, now you have to die. Will this be the correct position of law? What do you think? राइट? कोई सज़ा थोड़ी मिल रही है मुझे कि मार ही दोगे 90 दिन में अगर मैंने कंसेंट नहीं दी तो, राइट? तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये भी यहाँ पे आपको इसमें दिखाई देगा दैट इसके बारे में द हिंदू से न्यूज़ है ये। सो आपको बेसिक चीज़ पता है, बाकी क्या इससे फैक्ट जीके से रिलेटेड आएगा? नहीं बेटा, ये ऐसा करंट अफेयर्स है जो जीके के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारे लीगल के लिए और तुम्हारे सीआर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन करंट अफेयर्स है तो क्या पूछेगा? कौन सी कंट्री है, पहले कौन सी कंट्री थी, कब उसने परमिशन दी, कब उसने परमिशन दी, ठीक है? ये चीज़ें पूछेगा। एक्टिव और पैसिव यूथेनेशिया में क्या डिफरेंस होता है, ये चीज़ पूछेगा तुमसे। इंडिया में अरुणा शानबाग का केस है बड़ा फेमस, गुजारिश मूवी है, देख लो जाके, ऋतिक रोशन की गुजारिश मूवी। यूथेनेशिया का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस मूवी को देख लोगे। बस इसमें थोड़े बहुत मेलो ड्रामेटिक गाने हैं जो अवॉइड कर सकते हो हर बॉलीवुड मूवी की तरह। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। आरबीआई ने एडिशनल रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे। थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं 2 मिनट का, लेट्स टेक अ ब्रीदिंग ब्रेक, देन आई विल कम टू दिस टॉपिक। एडिशनल कर्व्स बाय आरबीआई, ठीक है? पेमेंट्स बैंक के क्या ब्रीचेस थे, एडिशनल मेंबर्स ऑफ द ब्रिक्स, तो ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर डिसीजन मेकिंग कैसे होती है। अच्छा, ब्रिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है सर? सर ये तो पुरानी न्यूज़ है। यस, ये सितंबर में हुआ था सेंट जोहानिसबर्ग में, वेरी करेक्ट। बट इसके मेंबर्स को जो इफेक्ट से, दे आर द मेंबर्स फ्रॉम 1 जनवरी 2024। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा साउथ अफ्रीका 2010 में ऐड हुआ, तो साउथ अफ्रीका को 2010 में ऐड करने के लिए रेजोल्यूशन पास कर दिया गया था, लेकिन वो पहली बार मीटिंग में कब बैठा? 2011 में, राइट? तो वैसे ही ये कंट्रीज जो हैं 5, 2023 में इनको अप्रूवल दे दिया गया था। अब जो ब्रिक्स समिट होगी उसमें ये कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी, ठीक है? तो वो इम्पॉर्टेंट है, डिसीजन मेकिंग ब्रिक्स के अंदर कैसे होती है और किस तरीके से ये जो समिट है ये 2 रीजन्स में डिवाइड हो रही है। इज इट द इंडिकेटिंग द शिफ्ट ऑफ द ग्लोबल ऑर्डर? ये आपके क्रिटिकल रीजनिंग के लिए, सीआर के पैसेजेस के लिए बहुत ज़रूरी है। देखो क्लैट के वही सीआर के जो पैसेजेस होते हैं वो कॉन्टेक्स्ट ओरिएंटेड ज़्यादा होते हैं। तो ब्रिक्स के अराउंड के अगर ट्रेंड्स और डिबेट्स आपको पता है, अगर ब्रिक्स के अराउंड जो ट्रेंड्स और डिबेट्स डिस्कशन में चल रहा है अगर आपको पता है और क्लैट में आ गया सीआर में, तो डेफिनेटली सी बात है आप कर ले जाएंगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स बिना क्वेश्चंस को भी पढ़े। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो क्या होगा, राइट? सो दिस इज़ वन एस्पेक्ट दैट वी नीड टू डिस्कस हियर। उसके बाद तेराई आर्क लैंडस्केप है यहाँ का, कहाँ का? यमुना से लेके नेपाल की एक रिवर है उसके बीच का एरिया है, जिसको यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप इनिशिएटिव में, वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप इनिशिएटिव में ऐड कर लिया गया है। ये इंडिया की तरफ से दिस इज द सेकेंड साइट, राइट? फर्स्ट क्या है? नमामि गंगे, गंगा कंजर्वेशन। तो नमामि गंगे was added in 2022। तेराई आर्क लैंडस्केप which includes the region between Yamuna and Nepal is a home to a lot of tigers, one horned rhinoceros, gaur, bison, a lot of endangered animals, right? So both India and Nepal can work together for the conservation of these species if they are the part of United Nations World Restoration Flagship, right? World Restoration and addition of biological site is a part of Convention on Biological Diversity. Convention on Biological Diversity, CBD. Okay. Next news that you have to study, I mean,
information that you need to study is that there are 7 initiatives which are added under World Restoration, which includes Mediterranean forest. So we were discussing only about Mediterranean forest abhi thodi der pehle when it came to the law, right, that is being introduced by European Union. Then this is the Living Indus initiative, where the areas around Indus River has to be protected and पाकिस्तान से रिलेटेड है ये, ठीक है. ये आपको दिखाई देगा मेडिटेरेनियंस के जो फॉरेस्ट हैं, यू विल फाइंड ओके इटली इज देयर, रोम, मार्सेल, जेनोवा, राइट. Then you will find Tunia. Then certain African countries are also there. Then it is the ASEAN Andina social movement, so it's related to South America की Andes mountains जो इस साइड है जहाँ पे फ्लैग्स आपको दिखाई दे रहे हैं. फिर श्रीलंका का मैंग्रोव रीजनरेटिव इनिशिएटिव है, तो आप थोड़ा और उसको जूम इन करेंगे तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि कौन से एरियाज हैं इसके अंदर. सो विल फाइंड ओके मुलातीवे, जाफना, ट्रिंकोमाली, ठीक है, बातिका लोआ, ये सब क्या है, मैंग्रोव्स हैं यहाँ के, जो कि इसके अंदर हम्बन टोटा, ठीक है, ये क्या है, दीज आर द मैंग्रोव एरियाज ऑफ श्रीलंका विच आर प्रोटेक्टेड. अच्छा, यूएन वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप इनिशिएटिव के अंदर अगर आपको रिकग्नाइज कर लिया गया है तो फ़ायदा क्या होता है उससे? फ़ायदा क्या होता है, तुमको पैसा मिलेगा, ठीक है. यूनाइटेड नेशंस का जो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए जो फंड एलोकेट है उसमें तुम्हारी हिस्सेदारी होगी और तुमको भी मनी मिलेगा, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा. तो तेराई आर्क लैंडस्केप इनिशिएटिव के बारे में यहाँ पे मैंने आपको लिखा है. यमुना रिवर इन द वेस्ट एंड भागमती रिवर इन द ईस्ट. भागमती इज इन नेपाल ऑब्वियसली, ठीक है. इट कंप्राइजेज ऑफ द शिवालिक हिल्स, द भाबर एरियाज, ठीक है. भाबर एंड तेराई रीजन होता है उत्तराखंड में, आपको पता होगा. भाबर मतलब कंकड़िया इलाका, तेराई मतलब रेतीला इलाका, ठीक है. तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और लो लाइंग नेवल्स ऑफ नेपाल, ये सब इसमें क्या है, इंक्लूडेड है, राइट. ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए. इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आईईए इंडिया से बात करने लगा है टू मेक इंडिया द फुल टाइम मेंबर ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, राइट. So we'll come to this. Just give me a quick minute. Then I'll start with this RBI replaces that. All right. अब क्लैट कंसोर्शियम तुमसे क्या पूछेगा? क्लैट कंसोर्शियम तुमसे इफेक्टिव डेट पूछ सकता है, ठीक है. बट अज्यूमिंग दैट हम दिसंबर में पेपर देंगे, तो ये जो डेट है ये क्या सिग्निफिकेंट है हमारे लिए? अगेन वही बात है कि नहीं रहेगा, लेकिन नोट्स कॉपी में इसको अपन लिख लेंगे कि February 29, 2024 के बियॉन्ड पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो है वो किसी भी तरह का फ्रेश डिपॉजिट नहीं ले सकता है, ठीक है. उसको आप फास्टैग रिचार्ज करने के लिए नहीं यूज़ कर सकते, वो फ्रेश क्रेडिट कार्ड नहीं यूज़ कर सकता है, और वो किसी तरह का लोन नहीं दे सकता है पेटीएम पेमेंट्स बैंक. लेकिन अगर मेरा पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे अगर खाता खुला है, 10,000 रुपये उसमें जमा है, तो क्या मैं पेटीएम पेमेंट बैंक से विड्रॉ भी नहीं कर पाऊंगा? अरे तुम्हारा पैसा है, तुम क्यों नहीं विड्रॉ कर पाओगे? क्यों तुमको आरबीआई तुम्हारा पैसा क्यों कब्जा कर लेगा? तो आप विड्रॉ कर सकते हैं सब कुछ, आप डिपॉजिट नहीं कर सकते, ठीक है. आप यू कैन विड्रॉ बट यू कांट डिपॉजिट. दिस इज वन थिंग. आरबीआई के अंदर जो रेगुलेटरी पावर है वो किस सेक्शन के अंदर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. सेक्शन 35. ऑप्शंस में आपको कंफ्यूजन की तरह क्या लिखेगा? दैट द ऑर्डर्स टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन पेटीएम पेमेंट्स बैंक was given by RBI under which among the following statutes. ऑप्शन ए होगा उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1935. ऑप्शन बी होगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. ऑप्शन सी होगा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002. ऑप्शन डी होगा सरफेसी एक्ट, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऐसा करके होगा. तो वो आप सेबी भी हो सकता है ऑप्शन में हो. तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा और इसको ही आप अपनी नोट्स कॉपी में लिखेंगे. क्या डिपॉजिट्स क्रॉस, फास्टैग रिचार्ज, अदर सर्विसेज क्रॉस, क्रेडिट सर्विसेज क्रॉस, क्रेडिट कार्ड related services and loan services cross, right? But all the sorts of debit services will continue. The UPI of Paytm will continue. The e-commerce segment of Paytm will continue. Only the payments bank concept is no more there. Now,
The second thing that you need to remember is why this restriction has been imposed. Is it like RBI is targeting a Indian company because it is growing fast? Why will RBI act against the interest of any Indian company? Actually, the point is that the financial watchdog, जैसे हमारे यहाँ पे फाइनेंस रिलेटेड इंडिया में जो बॉडी है फाइनेंशियल फ्रॉड से रिलेटेड, वैसे ही आप देखेंगे अमेरिका में FIU है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। अब FIU अमेरिकन है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक की जो ओरिजिनल कंपनी है ना, उसका नाम है 197। जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक की ओरिजिनल कंपनी है उसका नाम है 197 कम्युनिकेशंस। 197 कम्युनिकेशंस के कुछ शेयर होल्डर्स जो हैं वो चाइनीज़ हैं, ठीक है। अच्छा खासा पैसा चाइना की कंपनीज और बिजनेस पार्टनर्स का लगा हुआ है पेटीएम पे। अब जाहिर सी बात है अमेरिका को इससे क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, पर अमेरिका को इस प्रॉब्लम का जस्टिफिकेशन भी देना पड़ेगा। भाई तुमको प्रॉब्लम है तो कोई कारण होना चाहिए। तो बात यह आई कि अमेरिका ने बोला कि आपके यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है उसके अंडर कई सारे अकाउंट्स आ जाएंगे। A lot of accounts of Paytm Payments Bank are laundering money beyond your jurisdiction into foreign jurisdictions. Then how the hell RBI does not know? See, RBI does not keep a tab on financial payments account to account, okay? RBI only regulates the banking activities. If they are involved in any sort of financial fraud, then it will be the department of either IB, NIA, authorities under PMLA, authorities under FEMA, Ministry of Finance to keep a check on this, right? But RBI will not look into that, right? But what did RBI do? Because there is enough credible evidence from a foreign intelligence, economic intelligence agency, a sovereign entity of America. They had issued a letter to Indian government. Now, Indian government forwarded that letter to RBI, and RBI restricted the activity of Paytm Payments Bank. And this is not an issue which has caught up recently, okay? Since 2016, it is alleged that Paytm Payments Bank is doing a lot of things that RBI does not support. For example, there are information barriers, right? Scrutiny for the purported lack of requisite information barriers within the group. Then data access to China-based entities that were indirect shareholders through their stake in the parent company. The failure to address these concerns at multiple levels over an extended period is learned to have led to the latest action by the RBI. Over to the top, FIU ने औपचारिक तौर से आपकी सरकार के ऊपर दबाव बना दिया। अमेरिका ने एक इंडियन पेमेंट्स बैंक कंपनी को रेड फ्लैग कर दिया एक तरीके से, तो RBI को काम इस वजह से ये एक्शन लेना पड़ा, ठीक है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक इसलिए नहीं गया कि इंडियंस उस पर अकाउंट नहीं खोल रखे थे, इंडियंस का भरोसा नहीं था। याद ध्यान से देखिएगा, फॉरेन एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का इशू है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन, जो ये तो हो गया कॉन्टेक्स्ट का बात, ये तो हो गया फैक्ट्स की बात। अब पेटीएम के फाउंडर CEO हैं जिन्होंने रिज़ाइन किया, उनका नाम क्या है? तो विजय शेखर शर्मा है, ठीक है। उसके CEO जिन्होंने रिज़ाइन किया विजय शेखर शर्मा, और ये कंपनी 2010-2011 में कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है। कंपनीज एक्ट 1956 को 2013 में अमेंड किया गया है, तो कहीं कहीं पे आपको 2013 में दिखाई देगा, ठीक है। एक कंपनी की तरह बनाया गया है पेटीएम को। पेटीएम की पेरेंट कंपनी क्या है? 197 कम्युनिकेशंस, राइट। उसका एक सेगमेंट था पेटीएम पेमेंट्स बैंक। ये पेटीएम पेमेंट बैंक है, यानी पेमेंट लेता है एक सर्टेन लिमिट तक, 2 लाख रुपए तक आप इसमें जो है विड्रॉ कर सकते हैं, ऑल ऑफ दिस। तो ये इसका जो पेमेंट्स बैंक वाला सेगमेंट है, क्योंकि वो बैंक है तो वो RBI के अंडर आ जाएगा, ठीक है। अब
पेमेंट्स बैंक आपने देखा होगा बहुत सारे, अमेजोन का भी आ गया है, सब चीज़, सब सारी कंपनीज जो टेक कंपनीज हैं वो अपना पेमेंट्स बैंक निकालने की कोशिश कर रही हैं। तो ये हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए एक रिपोर्ट बनाई गई थी 2013 में, जिसको नचिकेत मोर कमेटी कहते हैं। ठीक है, नचिकेत मोर कमेटी, नचिकेत मोर वॉज अ ऑफिसर अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इन्होंने बोला कि एक स्पेशलाइज्ड बैंक्स हम बना सकते हैं और पेमेंट बैंक्स बना सकते हैं विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। नॉर्मल बैंक से आपको लोन लेना है तो बड़ा परपंचा है, पेटीएम पेमेंट बैंक से आपको लोन लेना है तो आप 50,000, 60,000, 70,000 तक का लोन जो है ले सकते हैं। जैसे एक गरीब आदमी रहता है, उसको एक स्कूटी खरीदनी है और उसको लोन चाहिए होगा कितना, 80,000 का। ठीक है, लेट से उसको ईवी स्कूटी खरीदनी है जो कि 80,000 तक की है। अब एक बैंक के पास जाएगा तो बैंक उसको ऑटो लोन की तरह देगा। रेट क्या होगा, हाई होगा। कंडीशंस क्या होंगी, 1000 कंडीशंस होंगी। लेकिन एक पेमेंट बैंक उसको ईजिली क्या है, इतना लोन आसानी से दे सकता है विथ सर्टेन सेफ गार्ड्स, राइट। तो ये फ़ायदा है, नचिकेत मोर कम्युनिटी ने ये बोला, आपको बस इतना याद रहना चाहिए। अब देखिए ये भी याद रखिएगा कि पेमेंट्स बैंक को पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरह रजिस्टर होना पड़ेगा और बैंकिंग करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। और लाइसेंसिंग अथॉरिटी कौन होगा, कौन लाइसेंस देगा पेमेंट बैंक को? व्हाट डू यू थिंक, कौन लाइसेंसिंग अथॉरिटी होगा? लाइसेंस देने वाला बॉडी कौन होगा? गुड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए ठीक है, अब क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, इसको एक बार आप क्या करेंगे दोस्त, बस क्या करेंगे, रीड इट वंस। और अगर हम एलेट के पिछले 2 साल के करंट अफेयर्स को नज़रअंदाज कर दें तो एलेट स्पेसिफिक क्वेश्चन ये है जो मैंने रेड से हाईलाइट किया है। दिस इज एलेट स्पेसिफिक, स्टेटमेंट बेस्ड आपको दे देगा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक क्या होती है, राइट। दे कांट एडवांस लोन्स और इशू क्रेडिट कार्ड्स, दे कांट एडवांस लोन्स और इशू क्रेडिट कार्ड्स। अगेन मैं यही बोलूँगा कि वो जो लोन आप जो सोच रहे हो, ठीक है, नॉर्मल बैंक वाला लोन नहीं है, शॉर्ट टर्म लोन्स इशू करते हैं ये लोग, 50,000 70,000 तक का। ठीक है, दे कांट इशू क्रेडिट कार्ड्स, दे कैन टेक डिपॉजिट्स अप टू ओनली ₹10 लाख, दे कैन इशू एटीएम कार्ड्स, दे कैन प्रोवाइड मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटीज़। बट ये बड़े बड़े अमाउंट में लोन नहीं दे सकते, एक बैंक की तरह काम नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें, ये सारा इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, प्रीवियस ब्रीचेस में आपको दिखाई देगा, यहाँ पे न्यूज़ देखेंगे आप तो यू विल फाइंड दैट एफआईयू ने अभी मार्च में, न्यूज़ क्या है, पेनाल्टी भी लगा दी है, 5.5 करोड़ की पेनाल्टी लगाई है पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे फॉर पीएमएलए वायलेशंस। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल चीज़ें इन्वॉल्व हैं इसमें, फॉरेन के लोग इन्वॉल्व हैं। तो ये आप यहाँ से ये क्या करेंगे, रीड करेंगे। कितने अमाउंट की पेनाल्टी लगाई है, क्या ये क्वेश्चन पूछेगा? वेरी डिफ़िकल्ट टू से कि ये क्वेश्चन पूछेगा, बट देन अगेन एक इन्फॉर्मेशन यूनिक सी है। तो हमारे नोट्स कॉपी में बस 5.49 करोड़ पेनाल्टी बाय एफआईयू, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, बस इतना चला जाएगा एंड दैट्स इट। तो ये पूरे न्यूज़ को आप 7 पॉइंट्स में, 6 से 7 पॉइंट्स में लिख के रफा दफा कर दे, बात ख़त्म कर दे। ठीक, ये हो गया आपका आरबीआई वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं अपनी गवर्नमेंट की स्कीम की तरफ, जो कि हमारे टूरिज़्म से रिलेटेड है। और रामसर कन्वेंशन के बाद, हाँ, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने हेरिटेज टूरिज़्म के इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया था। और 25 जनवरी को उनकी स्पीच आई थी। अभी 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, 25 जनवरी इज़ ऑब्जर्व्ड एज नेशनल टूरिज़्म डे इन इंडिया। ठीक है, इट इज़ ऑब्जर्व्ड एज नेशनल टूरिज़्म डे इन इंडिया। ये वर्ल्ड टूरिज़्म डे से कंफ्यूज मत करिएगा, दोनों दिन अलग अलग है। अब हमारे यहाँ पे टूरिज्म से रिलेटेड स्कीम क्या है, सबसे पहली प्रसाद स्कीम है। अब प्रसाद स्कीम में क्लैट क्या पूछेगा तुमसे, फुल फॉर्म, प्रसाद का फुल फॉर्म क्या है? तो ध्यान, नाम उसका देखो, पिलग्रिमेज रिजर्विनेशन। जो भी टूरिस्ट रिलीजन के नाम पे टूरिज्म करते हैं, इधर उधर जाते हैं, उनके रिजर्विनेशन की व्यवस्था। रिजर्विनेशन का मतलब क्या है, कहाँ रुकते हैं, क्या खाते हैं, वेयर दे टेक रेस्ट एंड एवरीथिंग। ओके, तो रिजर्विनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव।
ऑगमेंटेशन में क्या है, क्राउड मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर का मैनेजमेंट, एंट्री एग्जिट को ध्यान में रखना, पीडब्ल्यूडी कैंड लोगों के लिए स्पेशल मैकेनिज्म होना, रैम्प का व्यवस्था होना, व्हील चेयर्स का होना, ये सभी चीज़ें प्रसाद स्कीम के अंदर आ जाती है। ठीक। अब प्रसाद स्कीम के अंदर प्रोवाइड क्या करते हैं, तो सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। यस। कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है। कब लॉन्च किया गया था, 2014-15 में लॉन्च किया गया था। क्या करना है, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। पिलग्रिमेज डेस्टिनेशंस कौन रिकग्नाइज करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म रिकग्नाइज करेगी। ठीक है। प्रसाद का पुराना नाम 2014 में प्रसाद था, फिर प्रसाद कर दिया गया 2019-17 में। क्या जोड़ दिया गया, वर्ड हेरिटेज। स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन के बीच में हेरिटेज जोड़ दिया गया। ठीक है। इसका मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर भी अगर कोई साइट है विच इज़ अ रिलीजियस साइट एज वेल, वो उसके प्रोटेक्शन प्रसाद के अंदर आ जाएगी। अब प्रसाद स्कीम के अंदर अगर तुम आ गए तो तुमको केंद्र सरकार क्या देगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी, रोकड़ा देगी, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, जो भी है। ठीक है। किसको देगी, याद रखिएगा, मंदिर है तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं देगी, स्टेट गवर्नमेंट को देगी। क्या करने के लिए, टूरिज्म प्रमोट करने के लिए। कैसी स्कीम है, 100% सेंट्रली फंडेड पब्लिक फंडिंग स्कीम है। इसके अलावा पैसा कहाँ से और जनरेट करेंगे, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करेंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में क्या करेंगे, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको बोलेंगे चलो बेटा आओ, अजंता एल्लोरा केव्स को बचाओ, भिमबेटका केव्स को बचाओ, सारनाथ बचाओ, बोध गया बचाओ। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं उसको। एक कंपनी जो समाज से प्रॉफिट कमा रही है उसको सोसाइटी को गिव बैक भी करना रहता है, ये उसकी लीगल क्या है, ड्यूटी रहती है। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स इस चीज़ पे नज़र रखती है। 3% ऑफ योर एनुअल टर्नओवर समथिंग समथिंग प्रॉफिट का आपको डिनोट करना पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन कितनी बड़ी कंपनी है। क्लैट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पूरा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। उस साल रूल्स आए थे तो क्लैट ने पूरा का पूरा एक CSR के ऊपर पैसेज दिया था, और उस साल 2021 का आई थिंक ये बहुत डिफिकल्ट पैसेज था जीके में। ठीक है। अगली स्कीम है स्वदेश दर्शन स्कीम। तो प्रसाद स्कीम के अंदर 100% पैसा मिलेगा केंद्र सरकार से ऑन द डेजिग्नेटेड साइट्स। अब स्वदेश दर्शन में क्या है, अगेन टूरिज्म, अगेन सेंट्रली फंडेड, अगेन ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर है, और स्वदेश दर्शन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर है। अब टूरिज्म एंड कल्चर में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ ध्यान से देखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर है, यानी 2 डिपार्टमेंट्स हैं उसके अंदर, एक टूरिज्म का और एक कल्चर का। अगेन ये स्कीम भी कब आई थी, 2014-15, अगेन 2014 में आई थी। क्या करना है, डेवलप सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल डेस्टिनेशंस विद टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेंट्रिक अप्रोच। ठीक। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो प्रसाद स्कीम के अंदर ऑगमेंटेशन रीजवनेशन वाली चीज़ों को, हॉस्पिटैलिटी वाली चीज़ों को प्रमोट करना है। ठीक है। स्वदेश दर्शन स्कीम के अंदर, स्वदेश दर्शन स्कीम के अंदर आपको उन साइट्स को प्रोटेक्ट करना है, राइट, उन साइट्स को प्रोटेक्ट करना है। तो पहले ये चीज़ स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ दी जाती थी, अब क्या है, 15 स्टेट सेलेक्ट किए गए हैं। उन स्टेट के अंदर एंशंट मॉन्यूमेंट्स और हेरिटेज टूरिस्ट साइट्स को सेलेक्ट किया गया है। प्रसाद इज ओनली फॉर रिलीजियस टूरिस्ट साइट्स, स्वदेश दर्शन इज फॉर आर्कियोलॉजिकल साइट्स एज वेल। अब जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट्स है, राइट, उनका कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस नहीं है, राइट, बट दे आर हेरिटेज साइट्स, तो उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। किसी राजा महाराजा का किला है, उसका कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन वो हमारी क्या कहते हैं उसको, हेरिटेज का सा पार्ट है, तो वो स्वदेश दर्शन के अंदर प्रोटेक्टेड है। अब इस साल जो क्वेश्चन पूछेगा वो ये पूछेगा कि यूपी से और MP से और महाराष्ट्र से कितनी साइट सेलेक्ट हुई हैं, तो प्रयागराज झांसी यूपी से, ग्वालियर चित्रकूट खजुराहो कहाँ से, आपका मध्य प्रदेश से, और अजंता एल्लोरा महाराष्ट्र से। ओवरऑल 15 स्टेट्स इसका पार्ट है। नेक्स्ट आते हैं, इसी से रिलेटेड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट करता है। अंडर विच एक्ट, अंडर दिस एक्ट, एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। ध्यान से पढ़िएगा, 1958 एंशियंट मॉन्यूमेंट्स
एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। अब कभी भी किसी भी ऐतिहासिक साइट को तुम विजिट करना, जब भी जिसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस तुम्हें पता है कि है, उसके बाहर जब तुम जाओगे तो तुम्हें बोर्ड दिख जाएगा, प्रोटेक्टेड बाय, दिस साइट इज प्रोटेक्टेड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया गेट्स द पावर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम दिस एक्ट, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एक्ट 1958, एंड द सेकंड इज एंटीक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर्स एक्ट 1972। एंटीक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर्स एक्ट किसको प्रोटेक्ट करता है? ऐसी चीजें जो म्यूजियम्स में तुमने ला के रखी हुई, ध्यान से देखना, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना और म्यूजियम्स में लाई हुई चीज़ों को प्रोटेक्ट करना, दोनों का जिम्मा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास है। तो इसके अंदर म्यूजियम, उसके अंदर साइट्स। पूरा भारत को 36 सर्कल्स में बांट रखा है। इस साल 7 नए सर्कल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जोड़े हैं। Alexander Cunningham is known as the father of Indian archaeology, and he is also the first director of Archaeological Survey of India, 1861। टोटल 3650 एंशियंट मॉन्यूमेंट्स इंडिया में प्रोटेक्टेड हैं, जिनको नेशनल इंपॉर्टेंस का माना जाता है। न्यूज़ और क्या है हमारे पास? तो 2024 की न्यूज़ ये है कि हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए डायरेक्टर चूज़ किए गए हैं, जिनका नाम है यदुबीर सिंह रावत। इसको आप अपनी नोट्स कॉपी में लिख लीजिएगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए डायरेक्टर हैं यदुबीर सिंह रावत। ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर। ठीक, अब एडिशनल फैक्ट्स पे आ जाते हैं। नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी को मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है, राइट। और इस बार की जो थीम है, राइट, दैट इज सस्टेनेबल जर्नीज टाइमलेस मेमोरीज। नेशनल टूरिज्म डे की जो थीम है दैट इज सस्टेनेबल जर्नीज एंड टाइमलेस मेमोरीज। वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों? 1970 में यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया था। 1970 में यूएनडब्ल्यूटीओ को 27 सितंबर 1970 को स्टैब्लिश किया गया, राइट। एक स्टैट्यूट की गई कि हम बनाएंगे ऐसी बॉडी। 1975 में इसके सभी मेंबर्स और सेक्रेटरी जनरल और सेक्रेटेरिएट को स्टैब्लिश कर दिया गया। तो कहते हैं कि 1975 इज द ऑफिशियल ईयर व्हेन यूएनडब्ल्यूटीओ स्टार्टेड वर्किंग, राइट। तो जो यूएनडब्ल्यूटीओ का चार्टर है वो 1970 में, ऑर्गेनाइजेशन 1975 में, 27 सितंबर को 1970 को स्टैट्यूट अडॉप्ट किया गया था। इसीलिए वर्ल्ड टूरिज्म डे 1980 से मनाया जा रहा है, राइट। और 2024 का जो सेलिब्रेशन होने वाला है वो जॉर्जिया में होने वाला है, ठीक है। और थीम क्या है? टूरिज्म और पीस। ज़रूरत है पीस की, तो टूरिज्म एंड पीस। अब उसके बाद जो आपके जो ट्रैक्स हैं, सर्किट्स हैं, उनको आप बाद में क्लास के खुद ही देखेंगे। आपके एजिस्टेंस के लिए देखिए मैंने मैप वर्क जो है, अम्बेडकर सर्किट का कौन कौन सी जगह है, रामायण सर्किट की कौन कौन सी जगह है, और बुद्धिस्ट सर्किट की कौन कौन सी जगह है, उसके मैप्स इंक्लूड कर दिए हैं। और हमारे यहाँ पे बुद्धिस्ट की जो भी रिलीजियस साइट्स हैं उसके भी मैप्स इंक्लूड कर दिए हैं, जिसको आप जस्ट गुड टू नो इन्फॉर्मेशन की तरह यूज़ कर सकते हैं। क्या इन सर्किट्स के अंदर सिटीज़ के नाम हमको याद करने पड़ेंगे? एब्सोल्युटली यस। क्या हमें इनको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा? जितना आपके इसमें दिया हुआ उतना ही पढ़िए और मैप को थोड़ा क्लोजली स्टडी कर लीजिएगा, उसके बियॉन्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे। देखो, अपना देश इनिशिएटिव ये बहुत रिसेंट का है, 2020 का, जिसमें आप सिटीजन्स को गवर्नमेंट कह रही है कि हम डोमेस्टिक टूरिज्म में, अगर आप देखो अपना देश इनिशिएटिव वाली लोकेशंस पे जाते हैं तो आपको टिकट क्या होती है? सस्ती वस्ती मिलती है, ठीक है। अब ये वाली जो रैंक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीडीपी के कंपैरिजन में टूरिज्म का कितना पोटेंशियल है। इंडिया को 10th पोजीशन पे रखा जाता है। द अमाउंट ऑफ मनी that is contributed by way of tourism into the GDP, right, into the GDP of the world, India is at the 10th position, ठीक है। ये वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल की रिपोर्ट 2019 के हिसाब से है। सिंस देन इट हैज़ नॉट बीन अपडेटेड, राइट। उसके बाद सेकेंड न्यूज़ इस पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबल ट्रैवल और टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की क्या पोजीशन। अच्छा, तो ये 2 साल में एक बार आता है। 2022 में इंडिया की जो पोजीशन आई थी वो 2024 में चेंज हो सकती है,
सितंबर में ये न्यूज़ आएगी तो आप नज़र बना के चलेंगे, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स इस साल फिर से आ सकता है। इंडिया की जो प्रीवियस पोजीशन है वो 54th है, 54th है। 2019 में इट वाज क्लोज टू 46। ये वैसे तो 2021 में हो जाना चाहिए था, बट कोविड की वजह से नहीं करा करे थे ये लोग, इसलिए 54th है। ठीक है, जापान जो है वो ग्लोबल चार्ट्स में टॉप पे आता है, ये याद रखिएगा। और ये ट्रैवल टूरिज्म इंडेक्स रिलीज़ कौन करता है? वही डैवोस समिट वाला क्लॉस श्वाब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, 117 इकोनॉमीज़ को चेक करके। तो 54th पोजीशन यहाँ पे याद रखेंगे। और एक और फैक्ट था वहाँ पे जो मिस किया है हम लोगों ने, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल का नाम। तो इस समय जो सेक्रेटरी जनरल हैं उसका नाम है जुराब पोलोली काशविली। ठीक है, पोलोली तो जुलाब की गोली होती है, तो ये जुलाब है टूरिज्म, राइट। पहले कौन थे? लंगोटी। इट्स नॉट लंगोटी, इट्स रॉबर्ट लोनाटी, बट Langoti helps me to remember that okay, for the first time, UNWTO wore its langot in 1975, and that is how I'll draw clues with respect to UNWTO for assistance in remembering. ठीक है, याद रखेंगे ये सारे facts. Now look at the headquarters. The headquarter is at Madrid, Spain. Now Spain is a beautiful country, well known for tourism, right? So Madrid, Spain में इसका headquarter है। इसके दो रीजनल ऑफिसेज हैं। मिडिल ईस्टर्न के लिए सऊदी अरेबिया में कर रखा है ऑब्वियसली, बिकॉज वहाँ पे हेरिटेज साइट्स हैं दो। और उसके बाद पैसिफिक के लिए जापान में कर रखा है, नोरा, सॉरी, कांट गेट ओवर फ्रॉम द फितूर ऑफ नोरा। तो नारा जापान एंड रियाद सऊदी अरेबिया, दैट इज हाउ यू विल रिमेंबर इट। ठीक है, ये वाली न्यूज़ हो गई आई थिंक। ओके, नाउ व्हाट्स लेफ्ट? यस, देर आर टॉपिक्स विच आर लेफ्ट, जो जल्दी हो जाएगा पहले उसको करते हैं। यार दोनों टॉपिक्स जल्दी वाले नहीं हैं। बोथ आर रिलेटेड टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ये वर्ल्ड रिस्टोरेशन प्रोग्राम फ्लैगशिप वाले के फैक्ट को देख लेते हैं क्विकली। तो ये वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप जो है, जहाँ पे हमको बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स को प्रोटेक्ट करना है एक तरीके से, ये यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का है। फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 2, 2021 to 2030 has been declared as UN Decade on Ecosystem Restoration. Fact number 2. Fact number 3. World Restoration Day recently announced 14th December 2022. So 14th December is World Restoration Day. World Restoration Flagship is a part of UNEP and FAO. Third, 2021 to 2030 has been declared as UN Decade on Ecosystem Restoration, right? And World Restoration Flagship Award helps us in promoting UN Decade on Ecosystem Restoration, right? What is the target? The target is that the world together has to conserve 1 billion hectare of forest, and the beneficiary of the award will be eligible for technical and financial assistance from United Nations. Then उसके अंदर कितने इनिशिएटिव हैं? 7 इनिशिएटिव हैं। मेडिटेरेनियन, इंडस रिवर, मेडिटेरेनियन सी, इंडस रिवर, एंडीज माउंटेन, श्रीलंका का मैंग्रोव्स और इंडिया का तेराई लैंडस्केप। ठीक है, जो न्यूज़ हमें पढ़नी थी वहाँ पे वो देख लेंगे। 2022 में नमामि गंगे को ऐड किया था, एंड द अवार्ड वाज रिसीव्ड बाय श्री जी अशोक कुमार, हु वाज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नमामि गंगे। पूरी दुनिया में कितने साइट्स हैं? तो 10 वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप साइट्स। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की मीटिंग 2022 में कहाँ पे हुई थी? मॉन्ट्रियल कनाडा में हुई थी, COP15। ठीक है,
अभी यहाँ पे भी 2024 में भी होगी, सो विल कीप अ टैब ऑन दिस. नाउ लेट्स कम टू दिस ब्रिक्स वाला पार्ट. नाउ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, we need to understand that BRICS is no more grouping of 5 countries. There are overall 11 countries which are to be a part of it. एंड जब हम द हिंदू को पढ़ रहे थे जनवरी फरवरी के टाइम पे, तो मैंने आपको बताया था कि अर्जेंटीना ने ब्रिक्स की मेंबरशिप को छोड़ दिया है. उसका रीज़न भी मैंने आपको बताया था कि बिकॉज साउथ अफ्रीका ने इसराइल के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया. अर्जेंटीना में जूइश पॉपुलेशन रहती है कुछ हद तक, तो अर्जेंटीना ने एक ऐसी ग्रुपिंग का जहाँ पे ब्राज़ील भी अगेंस्ट में है, साउथ अफ्रीका भी अगेंस्ट में है, रशिया भी अगेंस्ट में है आउटराइटली इसराइल के, तो अर्जेंटीना ने मना कर दिया. लेकिन ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस को कैसे समझा जाए? तो ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए ये देखिए कि वो कितने परसेंट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है, कितना परसेंटेज ऑफ ग्लोबल ट्रेड है, और कितना परसेंट ऑफ वर्ल्ड जीडीपी है. ये तीन चीज़ों से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रभुत्व को यानी इन्फ्लुएंस को मेजर किया जाता है, गेज किया जाता है. तो अभी तक ब्रिक्स में जब 5 देश थे तो 41% ग्लोबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता था. लेकिन अब कहा जा रहा है विद द एडिशन ऑफ न्यू मेंबर्स 50% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन इज नाउ अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स. 24% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी को ये रिकॉग्नाइज करता था, विच विल इंक्रीज टू 30-35%, and 16% of the global trade, which will increase to 25% of the global trade, right? Because the countries which are added are not very high income countries. Why have we added these specific countries? Now we need to look at the names which are added, right? The countries which are added, their names. So let's observe this closely. Saudi Arabia, Iran, and UAE. If you look at these three names, then you find that, oh, BRICS is focusing on oil producing economies. Countries which are producing largest amount of oil combined in the world are part of BRICS. Saudi Arabia and Iran both are there. Now this raises the question, how can they be together? Saudi Arabia and Iran are ऐतिहासिक दुश्मन. How can they be together on this forum? Now Saudi Arabia was an American ally, but it sells most of its oil to China. So naturally, Chinese influence is there in Saudi Arabia. Iran, when you talk about Iran, a lot of investment by China is there on Chabahar port, integrating Iran into Belt and Road Initiative. So again, Chinese influence will be there. सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में दोस्ती कराई है चाइना ने, तो आपको दिखाई देगा कि ये जो सदस्यता में जुड़े हैं, ये देश जो जुड़े हैं, ये चाइना के बलबूते जुड़े हैं. अच्छा, इंडिया भी इसमें शामिल है बिकॉज तेल तो हम उनसे खरीदते ही है ना, पर हमारे रिश्ते कौन से इनके साथ खराब है, राइट? अब यूएई को आप देखिए खास तौर से, तो यूएई आपको दिखाई देगा कि ये इंडिया के कंटेक्स्ट में एक तरीके से रिलायबल पार्टनर माना जाता है. इजिप्ट की बात करें तो इजिप्ट दो धारी तलवार है. इजिप्ट के रिश्ते दोनों देशों से, चाइना से भी अच्छे हैं और इंडिया से भी अच्छे हैं. रशिया से तो अच्छे हैं ही इजिप्ट के रिश्ते, फॉर द सिंपल रीज़न दैट इजिप्ट इसराइल के हमेशा अगेंस्ट में लड़ाई लड़ता रहा है. तो अगर इसराइल को अमेरिका साथ देगा तो इजिप्ट का नेचुरल अलाय रशिया होता है. तो इजिप्ट भी आपको ऐड होते हुए दिखाई देगा, और वो भी ऐसे टाइम में जहाँ G20 में एक रास्ता प्रपोज कर रहे हो जो कि सुएज कैनाल को ख़त्म कर सकता है, राइट? उसकी इंपॉर्टेंस को कम कर सकता है. और वहीं आप ब्रिक्स में एक ऐसी कंट्री को ऐड कर रहे हो जो कि सुएज कैनाल के दम बलबूते जी रही है. तो यहाँ पे ब्रिक्स और G20 एक दूसरे के अगेंस्ट जाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ब्रिक्स की कहीं से कहीं तक औकात नहीं है कि वो G20 से लड़ पाए, राइट? G20 से लड़ पाए, G7 से लड़ पाए, क्योंकि G20 बहुत बड़ा है. G20 2/3 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, राइट? 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है, 80% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है. तो ब्रिक्स में चाइना को समझ में आ गया कि अगर ब्रिक्स को हमें इंपॉर्टेंट बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रिक्स की सदस्यता को बढ़ाना पड़ेगा, मेंबरशिप्स को बढ़ाना पड़ेगा. और ब्रिक्स की मेंबरशिप बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि ओरिजिनल फाउंडिंग कंट्रीज जो हैं 5, उनमें एग्रीमेंट होता. तो उनमें एग्रीमेंट साउथ अफ्रीका को लेके 2010 में हो गया था, तो साउथ अफ्रीका ऐड हो गया था. लेकिन अब बात क्या है कि ब्रिक्स को इंडिया ने क्या बोला इस बार की समिट में? इंडिया ने बोला कि ये ब्रिक्स जो है
It should be the true representative. It should be the true representative of the voice of the global south. ट्रू रिप्रेजेंटेटिव द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। तो फिर आपने ब्रिक्स में अफ्रीकन यूनियन को क्यों नहीं जोड़ दिया? है ना, बात समझ में नहीं आती अपने को कि यार एक तरफ तुमने G20 कराया, उसमें अफ्रीकन यूनियन को जोड़ दिया, अफ्रीकन यूनियन को तुम वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ कह रहे हो, और फिर तुम ब्रिक्स में भी वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हो, पर उसमें अफ्रीकन यूनियन को नहीं जोड़ रहे हो। तो क्या है स्टैंड ये? तो सिंपल सा तरीका है, जब भी किसी को इकोनॉमिकली पावर शिफ्ट करनी है आपको, तो आप अचानक से कुछ नहीं करोगे, पुराने बाप दादाओं को, उनकी ताकतों को कमज़ोर करोगे विद द एडिशन ऑफ न्यू स्ट्रॉन्ग एंड एमर्जिंग लीडर्स। तो अगर एक संगठन है जिसको 60 साल पुराना बुढ़ा कोई चला रहा है, और ऐसे 20 बुढ़े बैठ के वो संगठन चला रहे हैं, उसमें तुमने 5 नौजवान ऐड कर दिए जिनकी उम्र 30 साल की। उनका सोचने का तरीका, उनका काम करने का तरीका तुमसे फास्ट होगा और आक्रामक होगा। तो तुम्हारा प्रभुत्व, तुम्हारा इन्फ्लुएंस जो है वो कम होता चला जाएगा, एडिशनल मेंबर्स का इन्फ्लुएंस जो है वो पीरियडिकली बढ़ता चला जाएगा। सो दैट इज हाउ वी हैव नॉट इंक्लूडेड फ्यू कंट्रीज ऑफ अफ्रीका इन G20, बट इंटायर 55 countries are there together added as African Union in G20 to reduce the dominance of European Union members in G20 or G7 members in G20. Similarly, in BRICS, we are not adding entire African Union, because then the 55 countries would be asking money from BRICS, which does not have enough money. So we are trying to include countries which are strategically and economically important. They have similar concerns when it comes to emerging economies. And third, that they are also from diverse regions. South America se we have added Brazil. Africa se see we have added South Africa. We have added, then you will find we have added Ethiopia. Then we have added Egypt. I mean Africa se. From a lot of things you will find from East Asia and Asia, a lot of countries are there. But largely we do not see any Western economy to be a part of it, which again comes back to the same logic that BRICS will never include European economies or American economies, for the simple reason that it represents the voice of the global south. Clear hai? So this is the agenda, or this is the context of the BRICS, right? Who are the new members? Very easy to remember. Oil producing countries के नाम याद कर लो, ईरान, सऊदी अरेबिया, UAE, सुएज कैनाल के पास लड़ाई जिसकी चल रही है, इजराइल, इजिप्ट। यस, इथियोपिया इज अ शॉकर। नाउ इथियोपिया इज अ शॉकर फॉर वन सिंपल रीजन। तो केनिया, नाइजीरिया और इथियोपिया, 3 देशों ने क्या किया है, मेंबरशिप के लिए दिया था, ठीक है, मतलब अपना कंसर्न शो किया था कि हमें मेंबर बना लो। अब कीनिया जो है वो यहाँ पे है, सॉरी इस जगह पे, द येलो पार्ट दैट आई हैव हाईलाइटेड, कीनिया इज हियर, ठीक है। इंडिया इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी इन कीनिया, देन यू विल फाइंड नाइजीरिया टू बी हियर, चाइना इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी इन नाइजीरिया, ठीक है, अरे सॉरी नीचे है नाइजीरिया, नाइजीरिया यहाँ पे है। तो चाइना नाइजीरिया में इन्वेस्ट करता है और इंडिया कीनिया में इन्वेस्ट करता है, दोनों मेंबर बनना चाहते हैं, पर भाई चाइना इसको फेवर करेगा, तुम इसको फेवर करोगे, तो दोनों ही नहीं मर पाए। किसी एक ऐसे देश को जोड़ा गया जहाँ पे दोनों कंट्रीज बराबरी से इन्वेस्ट करती हैं, और वो था इथियोपिया, चाइना और इंडिया दोनों, ठीक है। रशिया साइलेंट रहता है अफ्रीकन कंट्रीज में, क्योंकि उसको अफ्रीकन कंट्री से जो काम था वो निकाल लेता है। वैगनर ग्रुप को भेज दिया था, माइंस कंट्रोल करता है, ठीक है, गोल्ड वोल्ड की माइनिंग कराता है रशिया। रशिया का काम वो कार्टेल में जो दाऊद इब्राहिम की तरह काम होता है, वैसे का वैसे चल रहा होता है कि तुम लड़ते रहो, तुम मरते रहो, मेरा सोना मेरा माल मेरे पास मेरे पोर्ट पे समय पे पहुंच जाना चाहिए। तो इसीलिए रशिया का ज़्यादा कंटेस्ट नहीं है, इंडिया और चाइना का ज़्यादा कंटेस्ट रहता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और उसके बाद इन कंपैरिजन G20 का ये मैंने कंपैरिजन बताया है, ठीक है। जो समिट हुई थी सान्या चाइना में 2011 में, वहाँ पे आपने देखा थर्ड समिट थी, और साउथ अफ्रीका जो है ऐड हो गया। अच्छा, ब्रिक्स को बनाने की बात 2006 में की गई थी, लेकिन इसको ऑफिशियली 2009 में बनाया गया है। पहली समिट 2009 में होती है, ठीक है, जो कि कहाँ पे हुई थी, फाउंडिंग समिट दैट वाज इन येकाटेरिनबर्ग, रशिया, येकाटेरिनबर्ग 2009, ओके। थर्ड समिट चाइना में हुई थी, और साउथ अफ्रीका जुड़ गया था उसके बाद जो अभी समिट हुई है रिसेंटली सेंट जोहानिसबर्ग में हुई है, वहाँ पे आपको 5 नए मेंबर्स जुड़ते हुए दिखाई देंगे। अब ये वाला पार्ट जो भी मैंने आपको समझाया है अभी तक, ब्रिक्स 2.0 जिसको कहा जा रहा है, राइट,
जो मैंने पार्ट आपको समझाया है वो पार्ट पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। पीपीटी आपके पास है ही, आप इसको रीड कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम? बिकॉज दिस इज द कॉन्टेक्स्ट वाला पार्ट। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं। लेट्स कम टू द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, द एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एंड हाउ कैन इंडिया बिकम द पार्ट। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी नाम ही में क्या छुपा है? एनर्जी। किस चीज़ को प्रोटेक्ट करेगा इंफॉर्मेशन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी? सवाल ये आता है कि क्या इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है? इज इट द पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस? व्हाट वुड यू से, यस और नो? व्हाट डू यू थिंक? Is it the part of is it the part of United Nations? Yes or no? Tell me. What do you think? No. All right. International Atomic Energy Agency, whether it is a part of United Nations? International Atomic Energy Agency, whether it is the part of United Nations? IAEA is a part of United Nations. Okay, it's one of the specialized organs. International Energy Agency is not the part of United Nations for one simple reason, that International Energy Agency has talks about security, oil security, talks about oil security, and it includes members of European economies. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोपियन कंट्रीज तहस नहस हो गई थी। यूरोपियन कंट्रीज को रिवाइव करने के लिए अमेरिका और यूरोप की बची कुची ताकतों ने कोशिशें करी कि हमें हर तरीके से इनको प्रोटेक्ट करना है। तो जब इनको बात आई प्रोटेक्शन की, फाइनेंशियल असिस्टेंस की, लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन्स की, तो वर्ल्ड बैंक और जिसको आप पुराना IBRD के नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, उसको बनाया गया। फाइनेंशियल असिस्टेंस, इमीडिएट फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए IMF को बनाया गया। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई 1944 में। लेकिन कुछ समय के बाद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने लगी महंगाई की, इन्फ्लेशन की। और इन्फ्लेशन का कारण क्या था कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज थी, राइट, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज थी वो कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑल की वजह से और वॉर होने की वजह से प्राइसेस बहुत बढ़ा के दे रही थी, राइट, दे वर चार्जिंग अ लॉट। तो उनको अब खरीदने वाली कंट्रीज कौन सी थी? यूरोपियन कंट्रीज थी। अब एक तो इनको अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट भी करना है, प्लस तेल भी इतना महंगा है, तो इन्होंने अपना एक संगठन बनाने की कोशिश करी, राइट। दे स्टार्टेड टू क्रिएट देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन where the high income oil buying countries would be a part of it, and they'll try to assist other countries in making a policy which is conducive for their growth also and for the global oil trade also. So again, what is the requirement to become a part of international energy agency? सो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मेंबर बनने के लिए दो तीन चीज़ें की ज़रूरत होती है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप OECD का पार्ट हो। किसका पार्ट हो? OECD का पार्ट हो। अब OECD क्या है, उस पर हम आएंगे। अगेन वही यूरोप से रिलेटेड है, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 में यूरोप के द्वारा, यूरोप में जो बेकार बर्बाद कंट्रीज थी उनके नाम है OECD में। दूसरा, आपके पास ऑयल रिजर्व होना चाहिए 90 दिन का। 90 डेज का ऑयल रिजर्व अगर कंट्री के पास है, यानी कि आज की तारीख में अगर कोई भी तेल, ऑयल का सोर्स आना बंद हो जाए, तो आपके पास इतना पेट्रोल है कि आप 90 डेज तक सर्वाइव कर सकते हैं, राइट। हर मेंबर कंट्रीज जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के पास है उसके पास 90 डेज का ऑयल रिजर्व होना ही चाहिए। इंडिया के पास गवर्नमेंट का अपना 9 डेज का ऑयल रिजर्व है, राइट। प्राइवेट एजेंसीज और ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज को मिला भी लें तो 66 डेज का क्यूमुलेटिव हमारे पास क्या है, ऑयल रिजर्व है। अब 90 डेज करना इज़ नॉट अ बिग चैलेंज, वो हो भी जाएगा। बिकॉज श्रीलंका में हमने ट्रिंकोमाली के पास श्रीलंका में एक पोर्ट बनाना स्टार्ट कर दिया है, जहाँ पे हम अपने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन अपना एक्स्ट्रा ऑयल को रखेगा। फिर जो भी कंट्री इकोनॉमिकली तेल के इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वजह से इफेक्ट हो रही होगी, तो IEA के मेंबर्स क्या हैं, उसको तेल प्रोवाइड करेंगे सस्ते दाम में। क्योंकि ऐसे में क्या होता है, तेल बनाने वाली कंट्रीज जो भी हैं वो क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदल देती हैं और रेट बढ़ा देती हैं। रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, उन्होंने गल्फ गल्फ कंट्रीज ने तेल बढ़ा दिया। इसराइल पैलेस्टीन का लड़ाई चल रहा है, तेल बढ़ा दिया। कोविड आया, उन्होंने रेट बढ़ा दिया। तो
रेट बढ़ा देने की वजह से एनर्जी सिक्योरिटी पे प्रभाव पड़ता है। और यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए ध्यान से रखिए और गहराई में सोचिए, वो बिजली भी पेट्रोल और गैस से पैदा करते हैं। आप तो कोयले से पैदा करते हो, वो बिजली भी तेल और गैस से पैदा करते हैं, तो उनके लिए ऑयल मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, ये याद रखिएगा, मैंने आपको बताया एनर्जी एजेंसी में किसका डोमिनेशन है, यूरोपियन कंट्रीज़ का। तो हमें याद करने में आसानी होगी कि अच्छा, आईईए और ओईसीडी इंटर रिलेटेड है। कैसे इंटर रिलेटेड है? दोनों के हेडक्वार्टर्स फ्रांस में हैं। ठीक है। दोनों की मेंबरशिप, जैसे ओईसीडी में 38 कंट्रीज हैं, आईईए में 31 कंट्रीज हैं। क्या इंडिया इनमें से किसी में मेंबर है? तो इंडिया ओईसीडी का मेंबर नहीं है, बिकॉज इंडिया यूरोप का पार्ट नहीं है, और यूरोपियन रिस्टोरेशन में इंडिया का कोई योगदान भी नहीं है। हम दवाई पट्टी मरहम मरीज और नर्सों के अलावा कुछ नहीं देते। ठीक है। हाल फिलहाल में हमने वैक्सीन और चीज़ें देना स्टार्ट किया है, वो भी अभी स्टार्टिंग है। तो ये कॉमन पॉइंट हो गया। डिफरेंस क्या है? इंडिया आईई के साथ, ईए के साथ ज़्यादा एक्टिवली इंगेज करता है। तो 2017 में इंडिया ने इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ साइन किया था अपना एग्रीमेंट, जिसमें हमने बोला उनसे कि यार एक काम करो यार, एसोसिएट मेंबर तो बना रखा है, अब हमें फुल टाइम मेंबर बना लो। ठीक है। तो एसोसिएट मेंबर हम 2017 में बने, और फुल टाइम मेंबर 2023 में बनना चाहते हैं। राइट। अच्छा, फुल टाइम मेंबर करने के बनने से होगा क्या? आपके पास वोटिंग का पावर हो जाएगा, और वोट का पावर लाके हम किनकी धोएंगे? ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की। हमारे पास एक लेवरेज होगा। हम इकोनॉमिकली और ह्यूमन डेवलपमेंट के कंटेक्स में जो कंट्रीज आगे हैं उनके साथ खड़े, तो तुम्हारी 12 बजा देंगे। ठीक है। तो ये वाली चीज़ पे इंडिया आगे आ रहा है। 2021 में इंडिया ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया था आईईए के साथ, कि एनर्जी सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी में हम आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे, और आईईए ने इस चीज़ को रिकग्नाइज कर लिया। फिर आईईए के सेक्रेटरी जनरल का नाम, अब क्या कंडीशंस हैं क्या नहीं है वो मैं आपको ये पूरी समझा चुका हूँ। फिर आईईए कब बना, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो 1974 में बना। कब बना? 1974 में बना। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ओईसीडी है। ओईसीडी कब बनाया गया था? 1970s के ऑयल क्राइसिस में। गल्फ वॉर पे चले जाना, तुमको पता चल जाएगा। ठीक है। कोशिश क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक। 5 बार पूरी दुनिया में अभी तक 5 बार इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के इस ऑयल मार्केट स्टेबलाइजेशन को की पावर्स को यूज़ किया है। 1991 में जब गल्फ वॉर हुआ, 2005 में जब गल्फ ऑफ मेक्सिको में कटरीना और रीता नाम के 2 हरिकेन्स आए, 2011 में लीबिया क्राइसिस हुई, रशिया और यूक्रेन के वॉर के टाइम पे 2022 में 2 बार। 31 मेंबर कंट्रीज हैं, 13 एसोसिएशन कंट्रीज हैं, और 4 एक्सेशन कंट्रीज हैं। एक्सेशन कंट्रीज देखो, जो मेंबर होना चाहती, एंड यू विल फाइंड चिली, लातविया, कोलंबिया, कोस्टा रिका एंड इजराइल, दे वांट टू बिकम द मेंबर्स। एसोसिएट, तो आप पहले एक्सेशन कंट्री बनते हो, फिर आप एसोसिएशन कंट्री बनते हो, फिर आप मेंबर कंट्री बनते हो। अब मेंबर कंट्रीज की अगर तुम लिस्ट देखोगे तो तुम पाओगे कि गल्फ की कोई भी कंट्री यहाँ पे नहीं, और सारी आपको इंग्लिश कंट्रीज दिखाई देंगी, विद सर्टेन एक्सेप्शंस ऑफ लाइक जापान, which is an Asian country to be present, right? Others are all, you will find that South Korea, again an Asian country. ठीक है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का नाम है फतीह बिरोल। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट निकालता है साल भर, और नेट जीरो बाय 2050 रिपोर्ट निकालता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ठीक। उसके बाद ओईसीडी पे आ जाते हैं। बाकी सारी चीज़ें क्या है, हाउ कैन अ कंट्री बिकम अ फुल टाइम मेंबर ऑफ आईईए, ये सब आपको बता दिया है मैंने। यू कैन कंटिन्यू टू रीड इट एंड गेट टू नो द डिटेल्स एंड इंट्रिकेसीज ऑफ इट। कुछ नहीं समझ में आएगा तो डू सेंड मी द स्क्रीन शॉट, आई विल एक्सप्लेन इट इन द इंडिविजुअल बेसिस। दिस इज द जनरल मैप फॉर योर असिस्टेंस, where you can find member countries, accession countries, and association countries in different colors. Similarly, if I talk about OECD, now Organization for Economic Cooperation and Development is now known as Intergovernmental Organization with 38 countries, which was founded in 1961. Headquarters are again at Paris and France, and Matthias Cormann is the Secretary General. Matthias Cormann is the Secretary General. 2021 में बने हैं। 2020 2001 2006 से लेके 2021 के आसपास में एंजल गुरिया was the former Secretary General और Executive Secretary General of OECD, right?
What is the purpose of OECD? The purpose is that high income countries who are very good in human development index come together to take key decisions over forming policies where they compare policy experiences, they seek answers for common problems, they identify good practices and coordinate domestic and international policies. See, it is very important for you to remember that OECD is an official United Nations observer. इतना बड़ा संगठन है 38 देशों का, पैसा ही पैसा है इनके पास, तो यूनाइटेड नेशंस में ये ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्वर मेंबर की तरह है। ठीक है। रूट देखेंगे आप तो 1948 में वर्ल्ड वॉर टू के बाद जब रिस्टोरेशन चालू हुआ था, अमेरिका ने पैसा देना चालू किया था, तो इसको OEEC की तरह बनाया गया था, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है। बड़े चालू तरीके से इन्होंने यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन को इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट कर दिया और पूरी दुनिया का ठेका ले लिया बिना दुनिया से पूछे। ठीक है। जो बनाया गया था इसको स्टार्टिंग में वो मार्शल प्लान को इनकॉर्पोरेट करने के लिए था। अब ये मार्शल प्लान क्या है? ये मार्शल प्लान कुछ नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का वो प्रपोजल है जिसको यूरोपियन कंट्रीज को स्वीकार करना था। वो स्वीकार कर लेते तभी अमेरिका तुम पे पैसा लगाएगा। बेसिक से कंडीशन क्या था हमारा? रशिया का साथ छोड़ो और कम्युनिज्म को बढ़ने से रोको, कैपिटलिज्म को बनाओ। तो रशिया ने मार्शल प्लान का सपोर्ट नहीं किया और इसीलिए OECD का पार्ट आज सोवियत यूनियन या रशिया से के सोवियत यूनियन के से टूटे हुए देश OECD का पार्ट नहीं है, वो बनना चाहते हैं। इसीलिए आपको लाटविया जैसा कंट्री जो है, लातविया जैसा कंट्री, विल फाइंड इट टू बी इन दी एस्पिरेशनल कंट्रीज हु वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ OECD। ठीक। भारत और OECD की बात करें तो 16 मई 2007 को इंडिया और OECD के बीच में एक मिनिस्टेरियल लेवल का एडॉप्शन रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया, जहां पे OECD ने कहा कि इंडिया, ब्राज़ील, चाइना, इंडोनेशिया एंड साउथ अफ्रीका के साथ हम अपने एंगेजमेंट को प्रमोट करेंगे और इंडिया को एक की पार्टनर का स्टेटस मिला है OECD में। इंडिया इज अ की पार्टनर इन OECD, whereas you will find in International Energy Agency India is not a key partner, but India is an important association member. That is the common conjectures and difference between OECD and India, and that's all for today's current affairs. So these were the topics. I think I have covered everything. Just let me go through it once. Yes. So I have roughly covered almost all the topics here. So I'll try to save it. Okay, it is already saved. I have shared the original one also, and I've shared this file. I'll share this file, highlighted file also, right?